सबसे पहले हम थर्मल एनर्जी को सीखेंगे कि थर्मल एनर्जी आपके पास होती क्या है। तो देखिए, थर्मल एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन एंड कुलियन ऑफ एटम्स और मालिक्यूल्स। देखिए, आप कोई भी एनर्जी किसी एटम को देते हैं या मालिक्यूल्स को देते हैं तो उनकी वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होती है। अगर सॉलिड होगा तो उसमें तो पार्टिकल्स होते ही एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, तो उनकी आपस में फिर कुलियन होती है। वाइब्रेशन की वजह से जब पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है तो ऊपर नीचे उनकी कुलियन होती है। तो वाइब्रेशंस या कुलियन की वजह से जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो आपको समझ आ गई होगी थर्मल एनर्जी क्या होती है। थर्मल एनर्जी आपके पास वो सिस्टम की ही अपनी ही इंटरनल एनर्जी होती है जो कि वाइब्रेशंस अगर हो रही हैं, कुलियन हो रही हैं या मालिक्यूल्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं उस वजह से पैदा होती है। ठीक है, इसको एक तरह का समझे कि हीट एनर्जी ही है, लेकिन ये हीट से थोड़ा सा डिफरेंट। हीट एनर्जी आप देते हो लेकिन थर्मल एनर्जी सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। अब आपके पास इंट्रोडक्शन में यहाँ कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, ये आपने नहीं करनी। यहाँ से आपने बस हीट ट्रांसफर की डेफिनेशन कर लेनी है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर्स कम इन कांटेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन दोनों का टेम्परेचर का फर्क है, एक का टेम्परेचर ज्यादा एक का कम है। थर्मल एनर्जी फ्लोज फ्रॉम दी हॉटर बॉडी। ठीक है, मैंने कहा थर्मल एक तरह की हीट ही समझे। ठीक, तो कहते हैं थर्मल एनर्जी जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कूल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जब फ्लो करती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हीट ट्रांसफर। सिस्टम की अपनी एनर्जी थी, ठीक है, वो हॉट बॉडी थी आपके पास, गर्म जिस्म था, इसके करीब एक ठंडा जिस्म आया और थर्मल एनर्जी गर्म से ठंडे की तरफ जो ट्रांसफर हुई है वो आपके पास हीट ट्रांसफर कहलाएगी। उसके बाद आप टॉपिक पे आएंगे 11.1 वाले पे, जो कि इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग लिहाज सब के लिहाज से जो है अहम आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले कंडक्शन क्या है आपके पास। कंडक्शन बच्चों देखिए, आपके पास किसी भी मटेरियल की तीन स्टेट्स होती हैं, या वो सॉलिड होता है, वो लिक्विड होता है, या गैस होता है। अब कंडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैस में ना बिल्कुल ना होने के बराबर ही होता है। कंडक्शन का प्रोसेस होता है सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में असल में होता क्या है कि मालिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, वो एक दूसरे को बहुत करीब करीब होते हैं। अब कंडक्शन होता क्या है। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफेरिड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ वर्ड था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, ये मैं पेंसिल पकड़ी हुई सॉलिड है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं। तो टाइटली पैक है तो इन दोनों पार्टिकल्स का या एटम्स का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो यही चीज मैं समझाने के लिए यहाँ सॉलिड की एग्जांपल दी थी कि कंडक्शन इज द प्रोसेस। कंडक्शन वो हमारे पास प्रोसेस है बाय विच जिसके जरिए हीट इज ट्रांसफेरिड, हीट जो है ट्रांसफर होती है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बिटवीन पार्टिकल्स इन अ मटेरियल, इस मटेरियल के पार्टिकल्स का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उस वजह से जो जब हीट ट्रांसफर होगी, कहते हैं विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। लेकिन ये याद रखना है कि इसके एटम्स जो हैं वो, ये आपने ये नहीं समझना कि इसके एटम, ये वाला एटम यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, नहीं। एटम्स ने मूव कर रहे हैं, बस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे। अगर ये हीट हुआ है तो इसके साथ वाला एटम भी जो है वो हीट हो गया। तो ये आपके पास कंडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। कहते हैं इट हैपेंस, ये तब होता है व्हेन फास्ट मूविंग पार्टिकल्स या जिनकी कुलियन बहुत ज्यादा हो रही है, कोलाइड विद स्लो मूविंग पार्टिकल। अच्छा, फास्ट मूविंग पार्टिकल का मतलब समझना है कि जो हॉटर है, जो गर्म आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको आपने हीट दी तो वो जो है वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो उसको, उनकी वाइब्रेशन को हम लोग कह रहे हैं कि फास्ट मूविंग। ठीक है, फास्टली मूव कर रहे हैं। कहता है ये कोलाइड करते हैं किसके साथ, विद स्लो मूविंग कूलर पार्टिकल्स। मैं आपको सादी सी एग्जांपल देती हूँ। ये मेरे पास एक बर्नर है, ठीक है, एक मेरे पास कोई भी कंटेनर है और इसमें हमने कोई भी हमारे पास कंटेनर जो है समझे कि मेटल का, लोहे का है, तो जाहिर इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो एटम्स है। नीचे से आप क्या करते हो, बर्नर को ऑन कर देते हो। अब जो इस सरफेस के बिल्कुल पास वाले एटम्स है वो तो हीट हो जाएंगे, तो इनको हम लोग कहेंगे कि हॉटर पार्टिकल है। लेकिन आहिस्ता से जो जो आप लोग ऊपर जाएंगे, जाहिर है हीटनेस सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो ज्यादा हीट अप होना है, क्योंकि ये इस पोर्शन को ज्यादा हीट मिल रही है। ऊपर वाले जो है इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ आपके पास इतनी हीट नहीं ट्रांसफर हो रही है। तो हार्ड ऑब्जेक्ट से, जब आपके पास हार्ड ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से हीट मिलेगी तो वो कोलाइड करेंगे। उन्होंने कोलाइड कहा किनके साथ करना है, जो ऊपर जो है आपके पास कूल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब ये जाहिर है कि स्पीडली मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, जिनकी मोशन ज्यादा है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जो है आपके पास हीट जो है यहाँ से यहाँ हॉटर बॉडी से कूल्डर बॉडी जो आपके पास
ट्रांसफर होती है उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ तक आप बस करेंगे, यहाँ थोड़ा सा बताने लगे, कहते हैं दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज मोस्ट एफिशिएंट इन सॉलिड्स। कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है ज़्यादा सॉलिड में ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। जैसे आपके पास मेटल्स है, कहते हैं एज देयर पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड, क्योंकि जो मैंने यहाँ स्टार्ट में बताया था कि जो आपके पास सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, एंड फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फैसिलिटेट द क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट। और अगर आपके पास आप मेटल्स की एग्जांपल अगर आपको दे रहा है, तो मेटल, ये लेट्स सपोज मेरे पास ये मेटल है, मेटल की एक खासियत ये होती है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़े ज्यादा होते हैं। अब आप हीट दोगे तो मेटल तो आपके पास हीट होगी, लेकिन इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फास्टली मूव, फ्री मतलब आजाद इलेक्ट्रॉन्स है, तो थोड़ी सी हीट मिलेगी तो मूव कर जाते हैं। तो कंडक्शन का ज्यादा जो अच्छा जो आप अगर फिनोमेना देखना चाहते हो किसमें होता है, तो वो मेटल्स में होता है। अब आपके पास सबसे पहले है थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स। आप इसको यहाँ से लर्न करेंगे, ऊपर से जो है थोड़ा सा मैं आपको रीड करवा देती हूँ कि क्या क्या ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। कहते हैं व्हेन द हैंडल ऑफ अ मेटल स्पून इज प्लेस्ड इन अ हॉट वाटर, जब आपके पास मेटल का एक चम्मच जो है गर्म पानी के अंदर रखा जाता है, इट क्विकली बिकम्स वार्म, तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। वेयर एज द हैंडल ऑफ अ वुडन स्पून, लेकिन लकड़ी का चम्मच अगर आप गर्म पानी के अंदर रखते हैं, डज नॉट हीट अप, वो हीट अप नहीं होता है। कहते हैं दिस डिफरेंस, ये फर्क क्यों होता है, दिस डिफरेंस हाईलाइट्स, ये जो फर्क है ये हमें बताता है हाउ मटीरियल ट्रांसफर हीट इन डिफरेंट वेज, किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से जो मटीरियल्स है हीट को ट्रांसफर करते हैं। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन कंडक्ट हीट, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी जो है वो हीट को कंडक्ट करती हैं, बट मेटल्स आर टिपिकली मच बेटर एट इट, लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हीट को कंडक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ये मैंने अगर मेटल बनाई हुई है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, जब आप हीट दोगे तो फ्रीली जो है मोशन कर सकेंगे, तो हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफर होगी। लेकिन जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं जैसे लकड़ी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है। लेकिन आपने ये वाला सारा जो है ये लर्न नहीं करना, ये आपको बस मैंने समझा दिया है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इन सॉलिड्स में द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड के अंदर जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत मजबूती से जो है पैक्ड होते हैं, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट अराउंड देयर मीन पोजीशन, और अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मुसलसल जो है वाइब्रेट कर रहे होते हैं। कहते हैं व्हेन वन एंड ऑफ द सॉलिड इज हीटेड, अब अगर आप सॉलिड का एक एंड हीट करते हैं, कहते हैं द पार्टिकल्स एट दैट एंड, उस एंड के ऊपर जहां से आपने हीट किया वहां जो पार्टिकल्स हैं बीन टू वाइब्रेट मोर वाइग्रेसली, तो अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द है जहां से आप हीट कर रहे हैं वहां से ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो वाइब्रेट करते हैं। दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स कोलाइड विद नियर बाई एटम्स, अब टाइटली पैक है, जब ये वाला पार्टिकल जो है कोलाइड करेगा तो इसके ऊपर वाले, इसके नीचे वाले, इसकी साइड वाले पार्टिकल्स भी डिस्टर्ब होगी, मतलब उनकी भी क्लियन होगी। कहते हैं आर मालिक्यूल्स ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी, यहाँ पे मालिक्यूल्स क्या करेंगे कि जब ज्यादा हीट अप हो जाएंगे तो कॉन्टैक्ट में है तो एक जो है वो दूसरे को हीट ट्रांसफर कर देगा। दिस प्रोसेस कॉज्ड द नेबरिंग पार्टिकल्स टू वाइब्रेट मोर रैपिडली, इस तरीके से जब वो हीट ले लेगा तो दूसरा जो नेबर वाला एटम है वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, एंड इन टर्न कहते हैं पास सम ऑफ देयर एनर्जी टू देयर सराउंडिंग का पार्टिकल, और जिसके नतीजे में जो कुछ इसकी एनर्जी जो है, जाहिर हीट जो है वो एनर्जी है एक तरह की, तो एक से दूसरे नेबर वाले में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। कहते हैं ग्रेजुअली हीट स्प्रेड्स थ्रू आउट दी सॉलिड, और ऐसे आहिस्ते करते करते जो है हीट पूरे सॉलिड में जो है वो फैल जाएगी, मतलब एक पार्टिकल दूसरे से दूसरा तीसरे तक हीट ट्रांसफर करेगा, करते करते सारी जो है फैल जाएगी। कहते हैं बट दी ट्रांसफर इज स्लो, लेकिन ये है कि जाहिर एक पार्टिकल ने दूसरे तक पहुंचानी है, दूसरे ने फिर तीसरे तक पहुंचानी है, तो ये आपके पास प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं विद ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मूविंग फ्रॉम दी हार्टर टू द कूलर पार्ट्स, एक एटम ने जितनी की हीट ले ली है उसने दूसरे तक पहुंचानी है, तो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है एक से दूसरे तक जाती है। इन कंडक्शन, कहते हैं कंडक्शन के प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्यों होती है? क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टेम्परेचर का डिफरेंस होता है थ्रू अ सॉलिड मीडियम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। कहते हैं हीट ट्रांसफर इसलिए होती है क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डज हीट ट्रेवल मोर क्विकली इन मेटल्स, कि क्यों मेटल्स के अंदर हीट जो है ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होती है देन इन नॉन मेटल्स। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर इससे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया हुआ है। कहते हैं मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रीली विद इन दी मेटल्स। एक आपके पास मेटल है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आजाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ही आप उनको हीट देते हो तो वो पहले से फ्रीली जो है मूव कर रहे होते हैं। जब उनको हीट एनर्जी मिल जाती है तो मतलब उनकी एनर्जी में इजाफा हो जाता है, वो ज्यादा स्पीड से जो है उस हीट को अपने अंदर लेके तो ट्रेवल करते हैं। कहते हैं दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैरी एनर्जी क्विकली फ्रॉम द हार्ड एरिया टू द कूलर एरिया ऑफ द मेटल्स। ये जो फास्ट मूविंग
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, हॉट एरिया से हीट को लेके कूलर एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं। दैट्स व्हाई हीट मूव्स मोर रैपिडली थ्रू मेटल्स देन नॉन मेटल्स। यही वजह है कि हीट जो है मेटल्स में ज़्यादा जल्दी ट्रांसफर करती है नॉन मेटल्स के मुकाबले में, क्योंकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है 11.2 वाला, कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेज। अब जैसे कंडक्शन का प्रोसेस होता है सॉलिड में, उसके लिक्विड और गैसेस में अगर आपने प्रोसेस देखना होता है वो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। क्यों कन्वेक्शन का होता है? क्योंकि लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, लिक्विड में अगर आप वाटर को बॉईल करना शुरू करते हो तो एक खास टेम्परेचर के बाद वाटर के मालिक्यूल्स जो हैं स्पीडली मोशन करना शुरू हो जाते हैं, उस देगची से बाहर आने की कोशिश करते हैं। दूध ले लें, वो भी तो लिक्विड है, तो उसमें एक्चुअली जो है आपके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहे होते हैं। वाटर वाकई ही ऊपर को आता है, एक्सपैंड होता है, ठीक है। गैस का भी यही काम है कि जब इसको हीट मिलती है एक्सपैंड होता है। तो असल में मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल जो है वो मूवमेंट किस में होती है? कन्वेक्शन में। जबकि कंडक्शन में कहा था मॉलिक्यूल्स नहीं मूव करते, बस हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाला तो आप लोग ये दो लाइनें नहीं करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, कहता है कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेक्शन जो है हीट को ट्रांसफर करने का एक तरीका है थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स हकीकत में ही जो है मूव करते हैं फ्रॉम हॉट एरिया टू कूल्ड एरिया, गर्म एरिया से, गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ। समझ आपको आ गई होगी कि इसमें मॉलिक्यूल्स ने वाकई ही मूवमेंट करनी है। यही डिफरेंस है कंडक्शन और कन्वेक्शन में। कहते हैं वरना लिक्विड और गैस इज हीटेड। तो जब एक लिक्विड को हीट किया जाता है तो चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि वो एक्सपैंड होता है। तो गैस को भी अगर हीट करें वो भी एक्सपैंड होती है। तो जब कोई चीज़ एक्सपैंड हो, उसका एक्सपैंड होने का मतलब यही है कि अगर लेट्स सपोज कि आप इतने वॉल्यूम के अंदर वाटर था, आपने हीट देते गए, फिर वाटर बॉयल होना शुरू हुआ, इतने एरिया में आ गया, एक्सपैंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक उसकी एक्सपेंशन हुई है। तो असल में एक तरह से हम लोग कहें कि इसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ। पहले से इतना सा वॉल्यूम लिया हुआ था, अब वॉल्यूम बढ़ गया है। अगर आप डेंसिटी का फार्मूला देखिए ना तो वो होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आपने बढ़ा लिया है, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो मतलब कि आपका लिक्विड जो है कम डेंस हो गया है, डेंसिटी कम हो गई। लिक्विड की बात कर लें, गैस की बात कर लें, वो लेस डेंसर हो जाती है। तो कहते हैं मैंने लिक्विड और गैस इज हीटेड इट बिकम्स लेस डेंस। समझा दिया हम कैसे लेस डेंस हो जाता है। लेस डेंस का मतलब कि लाइटर, हल्के हो जाते हैं, वजन उनका थोड़ा कम महसूस होता है। एंड एक्सपैंड्स, क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं? क्योंकि आप गैस या लिक्विड को हीट कर रहे हैं। द हीटेड लिक्विड और गैस राइज अबव द हीट सोर्स। अब जहां से आप उनको हीट दे रहे हैं वहां से आप जो है ऊपर की तरफ मोशन करेंगे। लेट्स सपोज कि ये इसने जो है बर्नर रखा हुआ है, आग जलाने के लिए एक सोर्स रखा हुआ है, और यहाँ आपके पास जो है एक टैंक के अंदर वाटर रखा हुआ है। तो ये जो वाटर बिल्कुल इस कैंडल के पास जो है वाटर है, उसने क्या करना है कि राइज अबव होना शुरू हो जाए, क्योंकि उसको हीट मिलनी है। हीट की वजह से चीज का जो डेंसिटी है, ये चीज का जो वजन है वो कम हो जाता है, इस वजह से ऊपर को मोशन काट जाती है। और वैसे भी पार्टिकल्स के पास ही, नीचे वाले पार्टिकल्स के पास जब इन्होंने हीट ले ली तो हीट एनर्जी बढ़ जानी है, मतलब इनकी एनर्जी बढ़ गई तो ऊपर को मोशन काट जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से में जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी जगह पे नीचे आ जाते हैं। तो एक प्रोसेस चलता रहता है। कहते थे हीटेड लिक्विड और गैस राइज अबव दी हीट सोर्स। जहां से उनको हीट मिल रही है वहां से ऊपर की तरफ मोशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी लेके उनकी एनर्जी ज्यादा होगी और उनकी कोशिश होनी है कि हम जो है सरफेस के टॉप पे चले जाएं। एंड कूलर फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मूव्स इन द टेक इट प्लेस। और जो आपके पास ऊपर जो ठंडे वाला पानी होना, देखिए नीचे से गर्म होकर ऊपर चला गया और ऊपर वाला ठंडा पानी जो वो नीचे को आ जाता है। तो ये चीज वो कह रहा है। कहता है दिस कूलर फ्लूइड देन गेट्स हीटेड एज वेल। अब देखें जो ये ठंडा पानी जो नीचे आया इस सरफेस पे अब आ गया है, अब फिर नीचे से तो हीट मसलसल मिल रही है, अब इसने भी क्या हो जाना है, गर्म हो जाना है। और गर्म होकर फिर ये भी ऊपर को उठ जाएगा। इन दिस वे हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड्स बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड मॉलिक्यूल्स। तो कहते हैं इस तरीके से हीट ट्रांसफर होगी। देखें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो गए, वो ऊपर को चले जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से जो है आपके पास पूरे का पूरा जो फ्लूइड है या लिक्विड है, एक टाइम आएगा कि सारा का सारा जो है वो गर्म हो जाएगा। और उनकी मूवमेंट कैसे होनी है? हॉट से कोल्ड की तरफ, हॉट वाटर से कूल्ड की तरफ। यहाँ जैसे इसने दिखाया हुआ ये आपके पास है, यहाँ से वाटर आपका गर्म हुआ है, उसको रेड से उसने शो किया हॉट वाटर। और ऊपर वाला जो कूल वाटर मतलब हॉट वाटर यहाँ से इस साइड को मोशन करना शुरू कर दिए। यहाँ जो खाली जगह पर नहीं वो उसके लिए यहाँ से जो है कूल्ड वाटर आ जाएगी। ब्लू वाला उसने ठंडे पानी को शो किया हुआ है। अब एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब हमें कैसे पता है कि वाटर वाकई ये वाला फिनोमेना जो है कर रहा है? तो आपने आराम से पहले क्या करना है, एक बीकर लेना है,
बीकर में आपने वाटर डालना है और नीचे आपने आग जला देनी है। अब आपने ना पोटाशियम पर मैग्नेट के ना क्रिस्टल के 2-3 ड्रॉप्स जो हैं इसके अंदर डालने हैं। वो ना उसको जो वाटर के अंदर डाला जाता है तो वो कलर शो करता है। अब जो कलर शो करेगा वो इस तरह का कलर शो करना है कि आपको समझ आ रही हो कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है, फिर ऐसे एक करंट सा जनरेट हो रहा है, मतलब एक पैटर्न सा जनरेट हो रहा है। इस तरह की सीक्वेंस आपके पास बन रही है। तो मैं रीडिंग आपको करवा देती हूँ, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से। कहते हैं फिल अ बीकर 2/3 विद वाटर। एक बीकर लें, उसको उसके देखिए ये बीकर है, उसको 2/3 करना है। 2/3 का मतलब क्या है, ये अगर इतना बीकर है, इसके 3 हिस्से करें, 1 ये 2 और एक ये 3 तो उस देखिए 2/3 मतलब इतना इतना बस आपने वाटर फिल करना है, एक हिस्सा उसका खाली छोड़ देना है। एंड हीट बाय प्लेसिंग अ बर्नर अंडरनीथ, और उसके नीचे एक बर्नर आके इसको हीट करना है, मतलब आग जलाने वाली कोई ना कोई चीज रखनी है नीचे। कहते हैं नाउ ड्रॉप 2 और 3 पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इनटू द वाटर। फिर आपने 2-3 ड्रॉप्स हैं पोटाशियम परमैंगनेट के इसमें डाल देने हैं। वी विल नोटिस कलर्ड स्ट्रीक्स मूविंग अपवर्ड अबव द फ्लेम। आप नोट करेंगे कलरफुल स्ट्रीक्स जो हैं ऊपर को जा रही हैं। जाहिर है वो आपके पास जो होता है पोटाशियम परमैंगनेट वो एक कलर होता है, तो वाटर के अंदर जब वो मिक्स होगा तो आपको लगेगा जैसे ऊपर को कोई चीज हो जा रही है। कहते हैं देन फ्लोइंग डाउनवर्ड अलोंग। अब जब ऊपर जाएगा और ऊपर जब आपके पास जाएगा तो उसके बाद ऊपर जो है आपके पास कूलर एरिया वाले जो पार्टिकल्स उसके नीचे मतलब उससे नीचे आ जाएंगे। गर्म वाले ऊपर चले गए, कूलर वाले नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एक पैटर्न जो है वो देखोगे। कहते हैं दीज कलर स्ट्रीक्स रिवील द मूवमेंट ऑफ करंट्स विद इन द लिक्विड। और यही जो आपके पास पैटर्न है इसको करंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास करंट्स जनरेट हो रहे हैं, जो आपका गर्म वाटर ऊपर को जा रहा है और जो ठंडा वाटर है वो नीचे को आ रहा है, तो एक पैटर्न सा जो जनरेट हो रहा है उसको करंट्स कहते हैं। तो करंट का मतलब आपने दूसरा करंट नहीं लेना, यही समझना है कि ये जो आपके पास पैटर्न जो जनरेट हो रहा है इसको बोल रहे हैं करंट्स। कहते हैं यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे बट व्हाई डू दीज करंट्स स्टॉप्स व्हेन द बर्नर इज रिमूव्ड। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि नीचे से आग जो है जहाँ से हीट मिल रही है बर्नर से, इसको आप जो है यहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें, अब हीट ही नहीं मिलेगी। तो कहता है कि फिर ये करंट्स जो बन रहे थे वो स्टॉप क्यों हो जाएंगे। तो आपने लिखना है कि करंट स्टॉप व्हेन द बर्नर इज रिमूव्ड, इतना लिखे ना यहाँ से, करंट स्टॉप व्हेन द बर्नर इज रिमूव्ड बिकॉज हीट सोर्स गोन, क्योंकि नीचे जो आपने हीट का सोर्स रखा था वही आपने उठा लिया है। विद आउट बर्नर, बगैर हीट के सोर्स के, देयर इज नो लॉन्गर अ टेम्परेचर डिफरेंस टू ड्राइव। अब इसके अंदर जो वाटर होगा, नीचे आपने हीट वाला सोर्स ही यहाँ से उठा लिया है, तो पानी सारे का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, टेम्परेचर में फर्क ही नहीं होगा, क्योंकि कन्वेक्शन करंट तो तब पैदा होगा जब टेम्परेचर का फर्क होगा। नीचे ज्यादा गर्म वाटर था, ऊपर कम गर्म वाटर था, तो ज्यादा गर्म वाला जो है लेस डेंसर हो गया है, मतलब इसका जो है वजन है थोड़ा कम हो गया, ये ऊपर चला गया, और ऊपर वाला जो कूलर था वो ज्यादा डेंसर था, वो नीचे आ गया, तो इसलिए पैटर्न जनरेट हो रहा था ड्यू टू हीट की वजह से। अब आपने हीट उठा लिया तो फिर कहते हैं विदाउट बर्नर there is no longer a temperature difference to drive the cycle of hot dense fluid rising and cooled to sink। तो कहता है फिर इससे आपके पास जो है जब टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहेगा तो फिर आपके पास जो है कि हॉट वाटर ऊपर को जा रहा है, कूल्ड वाटर नीचे को आ रहा है, इस तरह का साइकिल ही जनरेट होना, इस वजह से जो है आपके पास क्या होता है कि करंट स्टॉप्स हो जाते हैं। तो ये आप यहाँ से लिखेंगे, मैं इसको एक दफा फिर पढ़ देती हूँ ताकि अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो आपके लिए आसानी हो जाए। कहते हैं विद आउट बर्नर there is no longer a temperature difference to drive the cycles, ड्राइव मतलब लेके जाना, दी साइकिल्स ऑफ हॉट वाटर हार्टलेस डेंस फ्लूइड, मतलब कि जो आपके पास हॉट वाला है मतलब कि जो लेस डेंस है, जो कम वजन वाला है, उस फ्लूइड को ऊपर की तरफ राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ, एंड कूल्ड टू सिंक और ठंडे को नीचे की तरफ लेके आना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कहते हैं एज द वाटर एट द टॉप ऑफ द बीकर हीट्स अप, जो बीकर के सबसे ऊपर वाटर होगा वो तो अब हीट अप हो गया, इट एक्सपैंड, जो हीट चीज होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, वो मतलब ऊपर को फैलती है, बिकम लाइटर, और जाहिर है कि जब इसने हीट ले ली तो वो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, जब एक्सपैंड हो जाएगी वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। मीनवाइल द कलर डेंसर वाटर सिंक्स टू रिप्लेस इट। तो कहते हैं जब गर्म वाला ऊपर को चला जाएगा तो जो ऊपर वाला कलरफुल वाटर है जो कि ठंडा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। बातें वही घूम घमा के लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कन्वेक्शन करंट्स इन एयर्स। कन्वेक्शन करंट्स, अब देखिए जब हमने ये नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो वहाँ मैंने वर्ड बड़ा यूज करना है कन्वेक्शन करंट, तो मैं उसमें बार बार नहीं समझाऊंगी। अभी हमने करंट्स जनरेट करने सीखे ना वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर,
कि किस तरह से आपका हॉट वाटर ऊपर को जाएगा, कोल्ड वाटर नीचे को आएगा। पोटाशियम पानी में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वाक़ई नज़र आ रहा होगा कि इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, तो वो कन्वेक्शन करंट है। अब हम देखते हैं गैस के अंदर, ये तो हमने देखा है, ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, ये हमने उसमें किया है लिक्विड में। अब हम जो है गैस एयर में करने लगे हैं, ठीक है? तो कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। अब व्हेन गैसेस गेट हीट, जब आप किसी गैस को या एयर को हीट करते हो, दे एक्सपैंड, तो वो फैलती हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा है कि लिक्विड गैस और सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो एक्सपैंड होती हैं, एंड दिस क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट्स। और इसी, अब आपसे जनरल अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि व्हाई कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि व्हेन गैसेस गेट हीटेड, जब गैसेस को हीट किया जाता है। अगर वो कोई स्पेसिफिक नाम दे गैसेस के बारे में पूछ रहे हो तो गैसेस लिख लीजिएगा, लिक्विड के बारे में पूछ रहे हो तो लिक्विड लिख लीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस्ड, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे व्हेन गैसेस, और आगे एक ऐसे लाइन लगा के आगे लिक्विड भी लिख देंगे। व्हेन गैसेस गेट हीटेड दे एक्सपैंड, जब आपके पास गैस जो है वो हीट होती है तो फिर वो फैलती है, एंड दिस क्रिएट्स कनेक्शन करंट्स, और इसी वजह से आपके कनेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए मेन रीजन कनेक्शन करंट की वही होनी है आपके पास कि ड्यू टू द डिफरेंसेस इन एयर डेंसिटी एट वेरियस पॉइंट्स इन द एटमॉस्फेयर। देखिए एयर की डेंसिटी का फर्क है। आपके पास ये ग्राउंड है, जमीन है। अब जमीन से सन की लाइट आ रही है, तो जमीन आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, तो ये बहुत जल्दी जमीन जो है आपकी गर्म हो जाती है। अब जमीन के ऊपर यहाँ पास पास जो एयर होगी, वो जमीन से हीट जब लेगी तो वो एयर क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। जो ही वो हीट अप होगी तो ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी। और ऊपर जो आपके पास ठंडी हवा है वो नीचे का उसकी जगह आ जाएगी, और फिर ग्राउंड से वो ठंडी हवा जो नीचे आई है वो फिर हीट लेगी, फिर गर्म होगी ऊपर। तो मतलब एक साइकिल चल गया किसका, कन्वेक्शन करंट्स का। तो यही चीज वो लिख रहा है, ड्यू टू डिफरेंसेस इन एयर डेंसिटी। एयर में डेंसिटी का फर्क है, जो गर्म हो जाएगा उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जानी है, वो ऊपर को उठ जाएगा। जो ठंडे वाले हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा, वो नीचे को आ जाएंगे। तो इस वजह से ये साइकिल चलता है। अब यहाँ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब यहाँ पूरा क्वेश्चन अगर वो देगा तो इस तरह देगा, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। तो कन्वेक्शन करंट्स का प्रोसेस आप जो है वो बता सकते हैं, आगे लिख लीजिएगा, ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। तो यहाँ से इसका आंसर भी साथ ही दे दिया। कहते हैं दिस प्रोसेस बिगेन्स व्हेन द सन हीट्स द अर्थ सरफेस। ये प्रोसेस तब शुरू होता है जब सूरज जो है जमीन को गर्म करता है, वार्मिंग द एयर क्लोज टू द ग्राउंड। जो जमीन के बिल्कुल नजदीक वाली एयर होती है वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब गर्म हो गई तो उसने ऊपर की तरफ उठना है, क्यों, क्योंकि गर्म चीज होने से एक्सपैंड होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है। तो कहते हैं एज द एयर वार्म्स अप, जो ही हवा जो है वो गर्म होगी, इट बिकम्स लाइटर, ये लाइटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप किसी चीज को हीट देते हैं, आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है, उनके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब लेस डेंसर हो जाएंगे। कहते हैं काजिंग इट टू राइज। अब लेस डेंसर हो गए, मतलब हल्के हो गए, भारी नहीं रहे, तो वो ऊपर को उठ जाएंगे, और भारी वाले नीचे को आ जाएंगे। एज इट राइजेस इट कूल्स डाउन। और जब ये ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाकर कुछ टाइम के बाद इन्होंने ठंडे होना होता है, ठंडे होने के बाद ये दोबारा आते हैं, ठीक है। कहते हैं एज इट राइजेस, जैसे ही ऊपर जाते हैं, इट कूल्स डाउन, फिर ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, बिकम डेंसर। जब ठंडे हो जाएंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, एंड सिंक्स बैक टुवर्ड्स द सरफेस, फिर जमीन की तरफ आ जाएंगे। द कूलर एयर देन गेट्स हीटेड, फिर जब जमीन की तरफ आ गई ठंडी वो हवा, फिर दोबारा वो हीट अप होगी, एंड साइकिल रिपीट्स। और इस तरह से आपका जो एक साइकिल चलता जाएगा। दिस मूवमेंट ऑफ एयर क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट्स। ये जो एयर की मूवमेंट है, इसको आप बोलोगे कि ये कन्वेक्शन करंट क्रिएट कर रही है। विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार है, फॉर वेरियस नेचुरल फिनोमिना सच एज विंड्स, हवा को चलाने में, सी ब्रीज, जो समुंदर से हवा आ रही होती है उसमें, ये अभी हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इस पर पढ़ने लगे, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट में सी ब्रीज के बारे में। एंड वेदर पैटर्न, और मौसम के जो पैटर्न्स हैं, कि कभी गर्मी होती है, उसके बाद एक पैटर्न के साथ सर्दी वाला मौसम आता है, नॉर्मल मौसम आता है, तो ये सारे, ये असल में कन्वेक्शन करंट्स इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं। दीज करंट्स हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट, ये करंट्स जो है मदद करते हैं हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में थ्रू आउट द एटमोसफेयर, पूरी एटमोसफेयर में। कैसे, नीचे से जो है आपके पास जमीन से
जो आपके पास गैस है वो हीट होकर ऊपर को उठेगी, ऊपर वाली ठंडी नीचे आएगी। तो ऐसे करते करते नीचे से गर्म होकर ऊपर जाती है, ऊपर से ठंडी नीचे आती है। तो मतलब एक तरह का जो है वो हीट को सारी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहते हैं प्लेइंग अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर, जो कि एक अहम किरदार अदा करता है ज़मीन का भी जो है मौसम एक बरकरार रखने में, और वैसे भी मौसमियाती सूरत हाल को जो है बेहतर बनाने में। उसके बाद आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ करंट, कन्वेक्शन करंट्स। ये सारा उसने वैसे बातें लिखी हुई हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे जो है कन्वेक्शन करंट अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले है लैंड एंड सी ब्रीज। कहते हैं व्हाई डज अ सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे एंड व्हाई डज अ लैंड ब्रीज अकर एट नाइट। सबसे पहले तो इतना क्वेश्चन बस यहाँ से पकड़े, यहाँ से लेके यहाँ तक कि कहता है कि व्हाई डज अ सी ब्रीज, समुंदर से जो हवा है वो आती है बिलो, मतलब आती है ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम। अब इस चीज़ को मैं पहले समझाती हूँ फिर मैं रीडिंग करवा देती हूँ। ये मेरे पास एक तस्वीर बनी हुई है, यहाँ हमने समुंदर बनाया है, ठीक है, और यहाँ आपके पास जो है ज़मीन है, मतलब यहाँ पानी वगैरह नहीं है। अब होता क्या है, दिन के टाइम जो है आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पिछले चैप्टर में, जिसमें हमने कहा था वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी 4200 होती है, और ज़मीन की हमने पढ़ी थी 810, 810 होती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो ही सन से हीट आती है तो ज़मीन तो जल्दी से गर्म हो जाती है, ठीक है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही बहुत ज़्यादा है। वाटर जो है आप काफ़ी ज़्यादा हीट तो अपने अंदर आराम से वैसे स्टोर करता रहता है। होता क्या है दिन के टाइम कि जो ही ज़मीन पे हीट पड़ती है, सन की हीट, सन से हीट आती है तो ज़मीन गर्म हो जाती है। अब गर्म होगी तो ज़मीन के आस-पास वाली हवा जो है गर्म होने की वजह से लेस डेंस हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। अब इस यहाँ से जो हवा ऊपर उठ गई है, इस हवा की जगह पे समुंदर से जो है ठंडी हवा आती है। तो देखिए ये इस तरफ उसने किया हुआ ना इशारा, सी ब्रीज का मतलब है कि सी से, समुंदर से, ब्रीज मतलब हवा का आना। तो जब यहाँ से हॉट एयर ऊपर उठ जाती है तो समुंदर से ठंडी हवा इसकी जगह पे आ जाती है। फिर ये ठंडी हवा फिर ज़मीन जो है इसको गर्म करती है, ये ऊपर को उठती है, और यहाँ से फिर आपके पास ठंडी हवा इस साइड पे आ जाती है, क्योंकि वाटर ने जो है उसकी अपनी कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा हीट को स्टोर कर सकता है, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है आपका वाटर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना, वाई डज अ सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे, कि सी ब्रीज जो है समुंदर से जो हवा आती है दिन के वक्त, वो मतलब क्यों आती है, तो उसकी रीज़न हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। अच्छा यहाँ ना इसी यही आंसर एक और क्वेश्चन का बनता है जो कि पेज नंबर 24 पे है। व्हाई डू वी फील अ नाइस ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी, हम एक ठंडी हवा जो है समुद्र से आती हुई क्यों महसूस करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त, एट द बीच, समुद्र के किनारे पे आप खड़े हो। तो आप यहाँ से लिखेंगे ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, द लैंड ज़मीन हीट्स अप गर्म हो जाती है फास्टर देन द सी, समुद्र के मुकाबले में, ड्यू टू द लैंड्स लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि ज़मीन की लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मैंने सारी चीज़ें आपको अभी समझाई हैं। कहते हैं दी वार्म एयर, अब ज़मीन के पास जो एयर गर्म होगी अबव दी लैंड, ज़मीन से ऊपर राइज, मतलब ज़मीन से ऊपर जो है वो उठ जाएगी, एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी, और समुंदर की तरफ से जो ठंडी हवा है मूव्स इन टू रिप्लेस इट, समुद्र की तरफ से ठंडी हवा आके उस जगह जहाँ पे ज़मीन से गर्म हवा ऊपर उठी है उस जगह को रिप्लेस कर देगी, वहाँ आ जाएगी। कहते हैं इट क्रिएटिंग अ सी ब्रीज, और इस तरह से सी ब्रीज का फिनोमेना जो है समुंदर से हवा आती जाएगी और आपका एटमॉस्फेयर जो है बैलेंस होता जाता है। इसी वजह से तो लोग कहते हैं गर्मियों में जो है उन इलाकों की तरफ होना चाहिए जहाँ समुंदर वगैरह पानी वगैरह है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन था यहाँ से, व्हाई डज अ लैंड ब्रीज अकर एट नाइट, रात के वक्त जमीन से जो है हवा क्यों चलती है, ठीक है, जमीन से उसने समुद्र की तरफ हवा ने जाना होता है तो वो क्यों होता है। अब इस चीज़ को समझिएगा। अब रात के वक्त तो देखिए सन ही ना होता है, और जूं जूं शाम होती है तो आपके पास मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ठंडा होना शुरू हो जाता है, और वाटर ने पूरा दिन जो है आपके पास हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया होता है। अब रात के वक्त क्या होता है कि वाटर के ऊपर जो आपके पास एयर होती है ना, वाटर ने रात के टाइम जो है उस हीट को बाहर निकालना होता है। तो वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर जो
एयर होती है ना, वो वाटर से हीट अप होती है, हीट होके तो ये ऊपर को उठ जाती है। ज़मीन ठंडी होती है तो ज़मीन से ठंडी हवा जो है, जो यहाँ से गर्म हवा आ गई है उसकी जगह पे ठंडी हवा यहाँ आ जाती है। फिर समुंदर से हीट लेके गर्म हवा ऊपर को उठ जाती है और यहाँ ज़मीन से ठंडी हवा इस साइड पे आ जाती है। तो ज़मीन से अब हवा आ रही है, देखिए एरो इस साइड को है। तो इस वजह से जो है आपके पास रात के वक़्त जो है आपके पास लैंड ब्रीज़ होती है, कि ज़मीन से जो है आपके पास हवाएँ चलती हैं समुंदर की तरफ, ठीक है? कहते हैं एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन, रात के वक़्त ज़मीन जो है ठंडी हो जाती है मोर क्विकली देन द सी, समुंदर के मुकाबले में, क्योंकि समुंदर में जो है पानी है और पानी ने बहुत ज़्यादा हीट जो है अपने अंदर है, अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से स्टोर की हुई है। एज़ अ रिज़ल्ट इसके नतीजे में द एयर अबव द सी, समुंदर से ऊपर वाली जो हवा है बिकम वार्मर, गर्म हो जाती है एंड राइजेस और ऊपर उठ जाती है, वाइल कूलर एयर जो ठंडी हवा होती है फ्रॉम द लैंड, ज़मीन से मूव टुवर्ड द सी, ज़मीन से समुद्र की तरफ चली जाती है, क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज। इस तरह लैंड ब्रीज का फिनोमेना जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइडिंग। अब देखिए हमने कन्वेक्शन करंट्स के बारे में पढ़ लिया, किस तरह लिक्विड और गैस में क्रिएट्स होते हैं, उनकी ही आगे से एप्लीकेशंस देख रहे हैं। तो ग्लाइडिंग कहता है व्हाट कीप्स अ ग्लाइडर इन द एयर। ये आपके पास एक ग्लाइडर है। ग्लाइडर ऐसे ही होता है जैसे एक आपके पास एरोप्लेन नहीं होता है, तो इसके साथ एक इंसान जो है वो आहिस्ता जो है ऊपर उठता उठता कन्वेक्शन करंट्स को यूज करके ना, गर्म हवा की वजह से चीजें जो ऊपर उठती हैं उसको यूज करके तो ग्लाइडिंग करता है। तो कहते हैं व्हाट कीप्स अ ग्लाइडर इन द एयर। एक ग्लाइडर को जो है वो कौन सी चीज जो है एयर में रखती है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आप करेंगे कि ए ग्लाइडर विच इज लाइक अ स्मॉल प्लेन। ग्लाइडर ऐसे ही है जैसे एक छोटा सा हवाई जहाज होता है, लेकिन हवाई ये जो ग्लाइडर वाला आपके पास आपको प्लेन या हवाई जहाज नजर आ रहा है, इसमें इंजन नहीं होता है। कहते विदाउट एन इंजन, बगैर इंजन के, रिलाइज ऑन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर करंट्स। ये ऊपर ऊपर क्यों उठता रहता है? क्योंकि गर्म हवा की वजह से, गर्म हवा से जो करंट्स जनरेट होते हैं उनकी वजह से, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है। आर थर्मल्स क्रिएटेड बाय द कन्वेक्शन, जो कि कन्वेक्शन वाले प्रोसेस से जो आपके पास करंट्स प्रोड्यूस होते हैं उस वजह से ग्लाइडर जो है हवा में रहते हैं। तो आपने ये चीज एक्सप्लेन कर देनी है। कहते हैं ग्लाइडर टेक एडवांटेजेस ऑफ दीज राइडिंग करंट्स ऑफ वार्म एयर। गर्म हवा की वजह से जो आपके पास करंट्स जनरेट होते हैं, ग्लाइडर्स उन्हीं का फायदा उठाते हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ताकि एक लंबे अरसे तक जो है हवा में रह सके। सिमिलरली कहते हैं बर्ड्स यूज। अब ना ये जो मैं आंसर लिखने लगी हूँ ये असल में इस क्वेश्चन का बनेगा कि हाउ कैन बर्ड्स फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट मूविंग देयर विंग्स। आपने देखा होगा परिंदे जो हैं हवा में उड़ रहे होते हैं, अक्सर वो अपने पंख जो होते हैं उसको फड़फड़ा नहीं रहे होते, पंख उनके बिल्कुल सीधे होते हैं फिर भी वो उड़ रहे होते हैं। तो यही चीज पूछ रहा है कि क्वेश्चन वो यही पूछ रहा है कि दिन के वक्त जो है परिंदे जो है अपने पड़ बगैर फड़फड़ाए कैसे इतनी देर तक जो है फ्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ से उसका आंसर स्टार्ट होगा। तो मैंने क्वेश्चन वहां से बता दी क्या यह क्वेश्चन बनेगा। कहते हैं बर्ड्स यूज थर्मल्स टू स्टे अलोफ्ट फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। तो कहता है कि परिंदे जो है ऊपर, अलोफ्ट होता है ऊपर, थर्मल करंट्स का यूज करके ना काफी देर तक जो है एयर में रहते हैं। कहते हैं दे स्ट्रेच देयर विंग्स, वो अपने जो पड़ होते हैं उनको बिल्कुल सीधा काट लेते हैं। एंड सर्कल इन द थर्मल्स, और सर्कल में जो है उनकी अपनी मोशंस को स्टार्ट कर देते हैं। अलोइंग देम टू गेन एल्टीट्यूड, और इस तरीके से जो है वहाँ यहाँ आपके पास ये वाली एयर जो होती है वो गर्म हो जाती है। जब इस जहाँ मतलब वो घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, उसके दरमियान वाली जब एयर गर्म हो जाएगी तो ये एयर क्या करना है, उस बर्ड को ऊपर उठाने की कोशिश करना है, ठीक है, एल्टीट्यूड बुलंदी पे ले जाएगा। कहते हैं बर्ड जैसे कि आपके पास अकाब है, बाज है, गिद्ध है, ये सारे जो है इनके पास स्किल होती है कि कन्वेंशन करंट जो है वो खुद ही जनरेट कर लेते हैं। यहाँ आपके पास परिंदा था, उसने थोड़ा सा ना ऐसे सर्कल में घूमना शुरू किया, तो जब ये इस तरह घूमेगा तो घूमने की वजह से यहाँ जो है हीट दरमियान वाले सरफेस में हीट प्रोड्यूस हो गई। हीट जब प्रोड्यूस हो गई तो आपके पास एयर ने गर्म होकर ऊपर को उठना है और ये एयर के साथ जो ऊपर को उठते जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होनी है। उसके बाद कहते हैं कन्वेक्शन इन सी वाटर, समुद्री पानी एंड मैरियन लाइफ, और उसके अंदर जो जानवर हैं उनके लिए कन्वेक्शन जो है किस तरह एक अहम किरदार अदा करता है। तो कहते हैं कन्वेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सी वाटर एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग मैरियन लाइफ। कि कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है एक तो सी समुद्री पानी के लिए, और इसके साथ जो है जो समुद्र में आपके पास परिंदे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं मैं अगर सिंपल तरीके से समझा दूँ उसके बाद मैं रीडिंग करवा दूंगी, फिर रीडिंग में मैं कम एक्सप्लेन कर दूंगी। देखें ये मेरे पास अगर दरिया है, तो दरिया में आपके पास क्या है, दिन के टाइम
सन से हीट आएगी और हीट जब इस वाटर के ऊपर पड़ेगी तो ये वाटर आपका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि आप देखिए ना, हमारी सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, पौधे जो है ऑक्सीजन को छोड़ रहे होते हैं, तो साथ ही ऑक्सीजन जो है वाटर अपने अंदर ऑब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। आपने पढ़ा होगा कि वाटर जो ऑक्सीजन को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करे। एक तो सन से हीट आई, एक जो ऊपर वाले वाटर ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने अंदर जो है वो स्टोर किया हुआ है। जो ही सन से ये हीट वाटर होता जाएगा, तो जब ये हीट आपके पास हो गया तो इसने, ये लाइटर हो गया, इसने जो है समुद्र की सतह के ऊपर ही रहना है और ठंडा जो है पानी नीचे रहेगा। इस तरीके से जो है आपके पास कन्वेक्शन करंट्स वाला प्रोसेस होता है। देखिए ना, सन की जो हीट है वो इक्वली हर वाटर के मॉलिक्यूल पे तो नहीं ना होगी। आप देखिए ना, अपने घरों में एग्जांपल ले लें कि आप कुछ एरिया जो होता है वो जो है वहाँ छाँव होती है, कहीं धूप होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अब टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से बस ये होगा, गर्म वाला ऊपर रहेगा और जहाँ आपके पास हीट थोड़ी कम होगी, वो मतलब कि थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, गर्म वाला ऊपर उठेगा। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स इसमें भी जनरेट हो रहे होते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ ये समझा दी हुई है कि यहाँ जो है ऊपर वाले वाटर की सरफेस पे ऑक्सीजन भी है। जब ये वाला वाटर थोड़ा कूल होकर नीचे आएगा तो मतलब ऑक्सीजन को अपने साथ नीचे लेके आएगा। नीचे आपके पास जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको ऑक्सीजन मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा कि जब नीचे से ठंडा पानी जब ऊपर को जाएगा, तो उससे वाला क्या होता है, ज़मीन की बिल्कुल निचली सतह में आपके पास मुर्दा जो होते हैं, जानवर भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, ठीक है? उन मुर्दा जानवरों और पौधों की वजह से जो है, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ पैदा हुए होते हैं, ठीक है? उनके मरने गलने की वजह से, उनकी हड्डियों की वजह से, ठीक है? वहाँ न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जब ये ठंडा पानी ऊपर जाता है तो ऊपरली सतह पे जो है, जो भी आपके पास परिंदे हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स जो हैं मिल रहे होते हैं, ठीक है? उनको खुराक मिल रही होती है। तो कहते हैं व्हेन सनलाइट हीट्स द सरफेस ऑफ द ओशन, जो समुद्र की सतह को जो है सूरज की रोशनी गर्म कर देती है। दी वार्म वाटर बिकम्स लाइटर, तो ऊपर जो गर्म पानी होता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, हल्की चीज़ हो तो ऊपर ऊपर ही रहती है। एंड स्टेज एट द टॉप, उस जो है पानी के ऊपर ही रहेगी। वाइल द कूलर, जो ठंडा आपके पास पानी है, डेंसर, उसका मतलब डेंस ज़्यादा होगा, वजन ज़्यादा होगा। वाटर सिंक्स टू द बॉटम, वो जो है समुद्र की सतह के नीचे ही रहेगा। कहता है दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉज कन्वेक्शन करंट्स, तो आपके पास जो है टेम्परेचर में फर्क है, ऊपर वाला जो है वो आपके पास गर्म पानी है, नीचे वाला ठंडा है। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया तो वहाँ कन्वेक्शन करंट्स जनरेट हो गया है। दीज करंट्स कंटिन्यूसली मूव वाटर अप एंड डाउन। अब जहाँ आपके पास फर्क होगा, मतलब कि कहीं टेम्परेचर का फर्क होगा, कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होगा, तो आपके पास वाटर का एक साइकिल चलेगा, हेल्पिंग टू मिक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द सरफेस। ऊपर वाली सरफेस पे जो वाटर के साथ ऑक्सीजन थी उसको मिक्स कर देगा इनटू द डीपर लेयर, मतलब कि पानी की सतह के नीचे, एंड ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स। और नीचे से जो ठंडा पानी ऊपर को जब जाएगा तो वो अपने साथ क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो गले सड़े पौधों और मुर्दा जानवरों से प्रोड्यूस हुआ है, फ्रॉम द ओशन फ्लोर, समुद्र की निचली सतह से, टू दी सरफेस, समुद्र मतलब पानी की ऊपर वाली सतह तक ले जाएगा न्यूट्रिएंट्स को। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैरिन लाइफ एंड प्लांट्स। कहते हैं ये तरीकाकार जो है कन्वेक्शन वाला, ये बहुत अहम है, जो आपके पास समुद्री जो जानवर हैं उनके लिए या पौधों के लिए, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट देयर इज इनफ ऑक्सीजन फूड अवेलेबल एट डिफरेंट डेप्थ्स। क्योंकि ये कन्वेक्शन करंट वाला प्रोसेस इंश्योर बनाता है कि आप ऑक्सीजन भी और खुराक भी जो है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि कहते हैं कि जो जमीन के ऊपर आबादी है उससे ज्यादा आबादी जो है समुद्र के अंदर होती है। विदाउट कन्वेक्शन, कन्वेक्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा, द डीप ओशन वुड लैक ऑक्सीजन, जो आपके समुद्र की निचली सतह है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एंड सरफेस वाटर वुड लैक न्यूट्रिएंट्स, और पानी की जो ऊपर वाली सतह है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मैरियन इकोसिस्टम टू थ्राइव। तो जिससे आपका जो है समुद्र का जो माहौलियाती निज़ाम है तबाह हो सकता है, जानवर जो है वो जिंदा फिर नहीं रह सकेंगे। उसके बाद हम लोग करने लगे हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम बाय कन्वेक्शंस। बच्चों, अगर रूम को आपने हीट करना होता है तो फिर आपको कोई जो है वो कोई ना कोई हीट वाला सोर्स लगाना पड़ता है। मतलब कि आपको हीटर लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये इसने हीटर बनाया हुआ है, और अगर आपने रूम को ठंडा करना है तो आपको एसी लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने लेट्स सपोज एसी बना दिया है। एसी को हमेशा कमरे के ऊपर लगाया जाता है और हीटर को हमेशा कमरे मतलब जमीन के साथ नीचे लगाया जाता है, ठीक है, जमीन के बिल्कुल पास लगाया जाता है। उसका उसकी वजह क्या होती है, जो ही आप हीटर को जो है क्या करते हो, ऑन करते हो, तो हीटर ऑन होगा तो वहां से हीट निकलेगी तो पास जो इस रूम के अंदर एयर है, हीटर के पास वाली एयर सारी गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से वो लेस डेंसर हो जाएगी, मतलब उसका वो जो है उसका वेट जो है कम हो जाएगा। जब आपके पास एयर लेस डेंसर हो जाएगी तो वो आराम से ऊपर उठ जाएगी, ऊपर से ठंडी हवा नीचे आएगी, फिर यहाँ हीटर से हीट लेगी तो कन्वेक्शन करंट वाला आपका प्रोसेस जनरेट होगा और पूरा आपका रूम गर्म हो जाता है, ठीक है। तो रीजन समझ आई, हीटर को हम लोग अपने फर्श के कमरे के फर्श के पास क्यों लगाते हैं, क्यों, क्योंकि इससे पास वाली एयर को पहले गर्म करना होता है।
गर्म करने से एयर ऊपर को उठेगी। अगर इसी हीटर को आप यहाँ ऊपर लगा देते तो यहाँ ये पास वाली एयर को जब ये गर्म करता थी और ऊपर उठने की कोशिश करती है, तो नीचे वाली आपकी सरफेस जो है वो गर्म नहीं होती है। तो आप हीटर को नीचे इसलिए लगाते हो ताकि नीचे से जो एयर है सारे को हीट करके ऊपर ले जाए, ऊपर वाली ठंडी हवा नीचे आ जाए, कन्वेंशन करंट वाला प्रोसेस भी हो जाएगा और पूरा रूम आपका गर्म भी हो जाएगा। इसी तरह से आप एसी को ऊपर लगाते हो, एसी को ऊपर लगाने का ये फायदा होता है कि एसी ने जो है ठंडक पैदा करनी होती है, तो यहाँ जो आपके पास मालिक्यूल्स है वो ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे होंगे तो वो आपके पास डेंसर हो जाएंगे, उनका वजन ज्यादा हो जाएगा, वो नीचे को मोशन करना शुरू हो जाएंगे। और नीचे इसके यहाँ जो आपके पास एयर के मालिक्यूल्स हैं वो आपके पास ज्यादा ठंडे हैं क्योंकि इसके पास एसी है, और यहाँ आपके पास गर्म वाले होने हैं। तो देखिए ठंडे नीचे को आ गए और गर्म वाले जो है वो उनका वजन कम है, मतलब वो डेंसर कम है, वो ऊपर को उठ जाते हैं। तो इस तरह से ये फिनोमेना इसमें सारा होता है। तो मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। कहते हैं इन विंटर, सर्दियों में गैस हीटर्स आर ऑफन यूज टू वार्म रूम। गैस हीटर्स यूज किए जाते हैं ताकि आप हमारे कमरे जो है गर्म रहे। व्हेन द हीटर इज टर्न्ड ऑन, जब आप हीटर को चलाते हो, इट वार्म्स द एयर नियर इट, इसके पास जो एयर होती है उसको गर्म कर देता है। द वार्म एयर बिकम्स लाइटर, अब जो है गर्म हो गई हवा तो वो वजन में कम हो गई है, ठीक है, लाइटर हो गई है या कम डेंसर हो गई है। एंड राइजेस टूवर्ड द सीलिंग, और छत की सीलिंग की तरफ जो है गर्म हवा जो है जाना शुरू हो जाएगी। एज दी हॉट एयर मूव्स अप, अब गर्म हवा ऊपर से ली गई तो उसकी जगह पर ठंडी हवा ऊपर से नीचे आएगी। कूलर हैवियर एयर मूव्स डाउन टू टेक इट्स प्लेस नियर द हीटर। कहते हैं दिस प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस है। सिमिलर इफेक्ट इज अप्लाइड ड्यूरिंग समर, कहते हैं इसी तरह का आप इफेक्ट जो है गर्मियों में देख सकते हो। व्हेन एयर कंडीशनिंग, जैसे आपका एसी है, इज यूज टू कूल द रूम, एसी को आप इस्तेमाल करते हो ताकि आपका रूम कमरा जो है ठंडा हो जाए। इट कीप्स द एयर मूविंग एंड हेल्पिंग इन स्प्रेडिंग द हीट इवनली थ्रू आउट द रूम। अब जब आपने एसी लगाया तो ठंडी हवा को जो है वो नीचे को मोशन करवाएगा और गर्म हवा ऊपर चली जाएगी। दैट्स व्हाई रूम्स ग्रेजुअली बिकम्स, और इस तरीके से जो है आपके रूम्स या वार्मर की जगह कूलर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसने पहले यहाँ बात स्टार्ट की है, ये इतनी बात स्टार्ट की, उसके बाद फिर इसी का आगे से ये चीज लिख रहा है, ठीक है। यहाँ तो फिर आप करंट के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा लिख लें, और उसके बाद सबसे लास्ट पे आपने यहाँ से लिख लें सिमिलर इफेक्ट इज अप्लाइड ड्यूरिंग समर व्हेन एयर कंडीशनिंग इज यूज्ड टू कूल द रूम। ये वाली लाइन जो है आप सबसे एंड पे लिख लें तो फिर आपका एक पैटर्न रहेगा। उसके बाद कहते हैं दी मैकेनिज्म ऑफ अ हाउस होल्ड हॉट वाटर टैंक। अब हॉट वाटर टैंक में थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद रीडिंग करवा देती हूँ। जो हॉट वाटर सिस्टम आपने या टैंक छतों के ऊपर रखा होता है, उसमें होता क्या है, आप क्या करते हो कि ठंडा, आपने ना दो पाइप्स इसमें होते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट होता है। इनलेट से ठंडा पानी आता है, यहाँ आपने हॉटर एलिमेंट रखा होता है, ऐसी चीज रखी होती है जो कि हीट प्रोड्यूस करेगी। हीट प्रोड्यूस होने से यहाँ जो वाटर है वो गर्म होगा, जब गर्म होगा तो वो लेस डेंसर हो जाएगा, जब लेस डेंसर होगा तो वो ऊपर को उठना शुरू हो जाता है। और यहाँ से आपने एक आउटलेट रखा होता है, एक पाइप रखा होता है जिससे गर्म पानी ने बाहर निकलना होता है। तो इस तरह कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस, यहाँ से ठंडा वाटर आ रहा है और यहाँ आपने दरमियान में एक थर्मोस्टेट भी लगाया था। थर्मोस्टेट का मकसद होता है कि खास टेम्परेचर तक वाटर को बस गर्म करना है, ठीक है, क्योंकि इंसानों ने यूज करना है, हमारी बॉडी पे जाता है, तो फिर वो जब शावर वगैरह लेते हैं तो अगर ज्यादा हीट अप हो जाएगा तो उससे भी मसला आपके पास होता है। तो इसकी रीडिंग थोड़ी सी काट लेते हैं। कहते हैं इन मोस्ट होम्स, ज्यादा घरों में हॉट वाटर इज प्रोवाइडेड यूजिंग अ स्टोरेज टैंक वाटर हीटर। कहता है कि आप गर्म पानी जो है वो वाटर हीटर के जरिए मिलता है। दिस सिस्टम वर्क्स बाय ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर इनटू द हाउस थ्रू पाइप्स। पाइप से जो है उस टैंक के अंदर जो है ठंडा पानी आता है, वेयर इट स्प्लिट्स इनटू टू लाइंस। तो जो आपके पास आपने टैंक बनाया उसमें आपने दो लाइंस रखी हुई हैं। वन ऑफ द कूल्ड वाटर यूज, एक जो है उसमें ठंडा पानी मतलब आएगा, ठंडे पानी के लिए आप इस्तेमाल करोगे एक जो आपके पास लाइन है। एंड वन दैट गोज इनटू दी वाटर हीटर, और दूसरी जो है आपके पास वाटर हीटर में, कि मतलब आपके पास यहाँ कहीं जो है वाटर हीटर लगा हुआ है, गर्म पानी यहाँ इसके अंदर आएगा। उसके बाद कहते हैं इनसाइड दी वाटर हीटर दी कूल्ड वाटर इज हीटेड। जो वाटर हीटर के अंदर जो है ठंडा पानी उसको गर्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ आपके पास गर्म पानी को गर्म करने के लिए एक सिस्टम लगाया होता है। कहते हैं एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट, जिससे मतलब कि उस ठंडे पानी को गर्म करना है। और गैस बर्नर, या फिर आपके पास इसके अंदर गैस बर्नर यूज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम। एज दी वाटर हीट्स अप, जो ही इसके अंदर पानी जो है गर्म होगा, इट बिकम्स लेस डेंस एंड राइजिंग नेचुरली टू द टॉप ऑफ द टैंक। ये लेस डेंस हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इस टैंक के ऊपर जो मोशन करना शुरू कर देगा। एज द वाटर हीट्स, कहते हैं वाइल द कूलर, जबकि ठंडा पानी जो है डेंसर वाटर स्टेज एट द बॉटम, तो जो ठंडा पानी है वो इसके नीचे रह जाएगा, गर्म ऊपर को उठ जाएगा, ठंडा इसके नीचे आता जाएगा। व्हेन सम वन टर्न्स ऑन अ हॉट वाटर टैप,
जब कोई हॉट वाटर टैप को ऑन करेगा, दी हॉट वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक फ्लोज आउट इजीली। तो जाहिर है जब आप गर्म पानी होकर ऊपर आ गया, तो जब कोई उसको ऑन करेगा, टैप को ऑन करेगा या हीटर को ऑन करेगा, तो यहाँ से गर्म पानी निकलना शुरू हो जाएगा। कहता है थर्मोस्टेट इनसाइड द टैंक कंट्रोल्स द हीटिंग एलिमेंट और गैस। एक थर्मोस्टेट भी लगाया जाता है ताकि हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल कर सके, इंश्योरिंग दैट द वाटर स्टेज एट अ सेट टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर तक वो पानी को बस गर्म होने देता है जो थर्मोस्टेट है। दिस सिस्टम इंश्योर्स अ स्टेडी सप्लाई ऑफ हॉट वाटर। इस तरह से एक आपके पास जल्दी से गर्म पानी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशंस। कि अब देखिए पीछे हमने पढ़ा है कि हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है मतलब सॉलिड्स के जरिए। फिर कन्वेक्शन में हमने पढ़ा कि लिक्विड और गैस की वजह से। तो यहाँ तो आपके पास मीडियम थे, लेकिन जब एक और आपके पास प्रोसेस होता है जिसमें रेडिएशंस के जरिए जो है हीट ट्रांसफर होती है। अब देखिए सन है और सन से जो है अर्थ पे हीट आ रही है, तो सन और अर्थ के दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं है, स्पेस है, ठीक है। तो आपके पास सन से जो आपके पास हीट आ रही है वो रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है। तो कहते हैं द सन सर्व्स एज द मेन सोर्स ऑफ हीट फ्रॉम आवर प्लैनेट्स। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से सबसे मेन वाला जो हमें हीट प्रोवाइड करने वाला प्लैनेट है वो सन है। हाउ वेट दिस हीट डज नॉट रीच द अर्थ थ्रू कंडक्शन और कन्वेक्शन। लेकिन ये हीट ना कंडक्शन के जरिए ना कन्वेक्शन के जरिए आ रही होती है। क्यों? कंडक्शन में सॉलिड चाहिए होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स करीब करीब हों, कॉन्टैक्ट में हों, फिर हीट ट्रांसफर होती है। तो सन और अर्थ के दरमियान कोई सॉलिड नहीं है। कन्वेक्शन लिक्विड होना चाहिए या गैस होनी चाहिए, तो ये भी प्रोसेस इसमें नहीं होते हैं। एज देर इज नो मीडियम बिटवीन द सन एंड द अर्थ एटमोसफेयर। तो कहता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है ना वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके सन और अर्थ के दरमियान कोई आपके पास मीडियम ही नहीं है। तो कहते हैं इंस्टेड हीट इज ट्रांसफेरिड वाया रेडिएशन। तो फिर हीट कैसे ट्रांसफर होती है? रेडिएशन के जरिए। अब कहते हैं रेडिएशन अ प्रोसेस इन विच एनर्जी ट्रेवल्स अक्रॉस स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो कहते हैं रेडिएशन जब रेडिएशन के जरिए हीट जब आपके पास अर्थ पे आती है तो वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में आपके पास आ रही होती है। अब मेन डेफिनेशन करते हैं। कहते हैं इन रेडिएशन में हीट ट्रांसफर अकर्स। हीट कब ट्रांसफर होती है? कैसे मतलब होती है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब ऐसी वेव्स मतलब रेडिएशंस आती हैं। अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं ना, अगर आपने एक चाय का कप है, ठीक है, बहुत गर्म है, आपने फौरन से कप के अंदर डाल दिया है, तो आपको थोड़ा सा धुआं उठता हुआ महसूस होता है। गर्म पानी हो तो आप कैसे जैसे कोई मतलब धुआं सा उठ रहा है। तो ये जो आपके पास वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो कहता है कि रेडिएशन वाले प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो है आपके पास हीट ट्रांसफर होती है। तो ये आप बेसिक डेफिनेशन करेंगे। अब वह कहते हैं रेडिएशन फ्रॉम अ फायर प्लेस। आपने अक्सर देखा होगा जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह आग जलाकर इर्द गिर्द जो है वो बैठ जाते होते हैं। तो कहते हैं कि जब फायर प्लेस पे रेडिएशन किस तरह ट्रांसफर होती है। तो कहते हैं हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम अ फायर प्लेस टू अस। हम लोग तो इसके आगे आग से थोड़े फासले पे बैठे होते हैं, तो किस तरह से हीट ट्रांसफर हो जाती है। कहते हैं हीट डज नॉट रीच वाया कंडक्शन थ्रू द एयर। कहते हैं जो आप यहाँ अगर लेट्स सपोज यहाँ कोई बैठा हुआ है तो कंडक्शन के प्रोसेस से तो नहीं ना हीट ट्रांसफर होगी, कंडक्शन में तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए था। ये देखें ये फायर और ये पर्सन इनके दरमियान में स्पेस है, तो डायरेक्ट कंडक्शन नहीं है। तो फिर कन्वेक्शन तो हो सकती है ना। कन्वेक्शन का प्रोसेस कैसे हो सकता है? यहाँ आग जल रही है, ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स है। अब ऊपर वाली एयर ने हीट अप होना है, इसने उठ जाना है, मतलब जाहिर करंट्स पैदा होने हैं। ये हमने पिछले जो है एक दो टॉपिक में कर लिया हुआ है। फिर इसकी जगह कूल्ड एयर आएगी, हॉट एयर होके, तो मतलब इस तरह एक आपके पास करंट्स जनरेट हो जाएंगे। एक तो ये हो सकता है कन्वेक्शन के जरिए हुई हो। दूसरा आपके पास है रेडिएशन के जरिए। जैसे मैंने कहा ना यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कप जो है चाय वाला उसमें से निकल रही है, ऐसे इसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगे। और रेडिएशन वो आपको पता है हर तरफ जो है स्प्रेड हो रही होती है। तो एक तो कन्वेक्शन वाला प्रोसेस हो सकता है, दूसरा रेडिएशन वाला हो सकता है। यहाँ से लाइट भी उस एरिया में लाइट भी थोड़ी सी हो जाएगी, अगर अंधेरा है तो रोशनी भी वहां हो जाएगी, इसके साथ हीट भी जो है ट्रांसफर होगी। कहता है हीट डज नॉट रीच वाया कंडक्शन। कंडक्शन के प्रोसेस से हीट ट्रांसफर नहीं होगी थ्रू द एयर, हवा में से, बिकॉज एयर नीदर कंडक्ट हीट एफिशिएंटली। और एक और चीज याद रखनी है कि एयर जो आपके पास हवा है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती है, नॉट ट्रांसफर, ना ही ट्रांसफर कर सकती है। बट रेडिएशन इमिटेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। लेकिन इसमें से रेडिएशन जो है वो निकल सकती है, मतलब इसमें से निकलेंगी हवा में से पास करती करती जो पास पर्सन होंगे उन तक पहुंचेंगी। अब ये रेडिएशन जो है वो किस किस पे डिपेंड करती हैं। तो पहली बात आपने रेडिएशन का डिपेंडेंस जिन फैक्टर्स पे वो आपने अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करना है कि सबसे पहले दी कलर।
आपके पास डार्क कलर की चीज़ है, ये मटेरियल है, ये लाइट कलर का मटेरियल, इस पे भी डिपेंड करेगा। इसको हम डिटेल्स इसी लेक्चर में करने लगे हैं, ठीक है। हमने ये नेक्स्ट एक एग्जांपल लेनी है, आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं। यहाँ बस मैं बेसिक बेसिक बताने लगी। कलर में आपने देखना डार्क है कि लाइट है। टेक्सचर में देखना है कि आपकी सरफेस जो है बिल्कुल इस तरह स्मूथ है, ये सरफेस आपकी रफ सरफेस है। उसके बाद कहता है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, कि जो सरफेस है वो उसका टेम्परेचर कितना है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा हीट निकलेगी, ठीक है। चाहे कप जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी ही ज्यादा रेडिएशन निकलेंगी, कम गर्म होगा तो कम रेडिएशन निकलेंगी। कहता है सरफेस एरिया जितना बड़ा एरिया होता है उतनी ही ज्यादा वहां से रेडिएशन निकलेंगी, लेकिन एरिया ही कम होगा तो रेडिएशन भी कम होगी। तो ये इसको डिटेल से हम जो है नेक्स्ट पेज पे करते हैं। कहते हैं वाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म ओवर टाइम। वक्त के साथ जो है आपकी ऑब्जेक्ट्स जो है गर्म या ठंडे कैसे हो जाती है। यहाँ हमने चाय के कप की एग्जांपल ली थी, साथ ही हम ले लेते हैं एक ग्लास जो है वाटर का जिसके अंदर पानी और हमने कुछ आइस क्यूब्स डाले हुए हैं। आप देखेंगे टाइम के साथ साथ चाय आपकी ठंडी हो जाएगी और वक्त के साथ साथ जो है ये बहुत चिल वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज पूछ रही ऐसा क्यों होता है आपके पास। तो हमें पता है कि जब आपके पास कोई चीज गर्म हो तो हीट जो है वो उसमें से लीव करती है, निकलती है, कूल हॉट से कूल्ड बॉडी की तरफ जाती है। और अगर इसके लिए देखें तो यहाँ आपके पास कूल्ड बॉडी है तो बाहर से इसने हीट को अपने अंदर जो है अब्जॉर्ब करना होता है और एक टाइम आता है ये थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो कहते हैं क्वेश्चन हमारा वाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म ओवर टाइम, वक्त के साथ ऑब्जेक्ट्स ठंडे या गर्म कैसे हो जाते हैं। कहते हैं वाई डज अ हॉट कप ऑफ टी कूल डाउन ओवर टाइम एंड वाई डज अ कूल्ड ग्लास ऑफ वाटर वार्म अप। ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, या फिर ये ऊपर यही हेडिंग आपके पास क्वेश्चन में आ सकती है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब इसका आंसर यहाँ से आप देखें, कहते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम, एक कमरे में पड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग दी वॉल्स, आपकी दीवारें, आपने सीलिंग करवाई हुई है या फर्श है, ये सारे के सारे हर वक्त जो है हीट निकाल रहे होते हैं, ठीक है, रेडिएट हीट वाइल सिमिल्टेनियसली ऑब्जॉर्बिंग इट, और निकाल भी रहे होते हैं और उसी वक्त जो है वो ऑब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। देखिए एक आपका साइकिल चलता होता है, बाहर से लेट्स सपोज की हीट आ रही है आपके पास, ठीक है, तो मतलब बाहर से जो है हीट आप क्या कर रहा है वो ऑब्जॉर्ब भी कर रहा है और रेडिएट भी निकाल भी रहा है, फैला भी रहा है। कहते हैं इफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हायर देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग, अगर हम इस रूम में बैठे हुए हो सराउंडिंग के मुकाबले में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर क्या होगी, हीट वहां से रेडिएट होके कूलर एरिया की तरफ जाएगी। तो कहते हैं इट रेडिएट्स मोर हीट देन इट ऑब्जॉर्ब्स, जो ऑब्जेक्ट आपके पास जो है कूल है और आपकी सराउंडिंग जो है वो हॉट है, तो क्या करेगा ये हीट को ज्यादा जो है सराउंडिंग जो है हीट को ज्यादा ऑब्जॉर्ब करेगी और ये हीट को रेडिएट करेगा, निकालेगा। कॉन्सिक्वेंटली इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि सराउंडिंग जो है इसमें से हीट अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर रही है, बाहर निकाल रहा है, तो एक टाइम आएगा कि इसका टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, ये कम गर्म रहेगा। कहते हैं अंटिल इट मैचेस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ये तब तक हीट निकालता रहेगा, ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो है तब तक हीट निकालेगी जब तक इसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस नहीं हो जाता है। On the other hand, if the temperature of the object is lower than its surrounding, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है इसकी सराउंडिंग से कम है, मतलब सराउंडिंग का ज्यादा और ऑब्जेक्ट का कम है, तो कहता है इट ऑब्जॉर्ब्स मोर हीट। अब इसका कम है तो इसने क्या करना है कि इन्वायरमेंट से अपने अंदर हीट को ऑब्जॉर्ब करना है, इमिट फिर नहीं करेगा, मतलब कम करेगा कि करेगा भी, ज्यादा इसे ऑब्जॉर्ब करना है। कब तक ऑब्जॉर्ब करना है, जब तक ये रीच ना कर जाए इक्विलिब्रियम को, मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम को रीच ना कर जाए। कहते हैं द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेसिस इमिट हीट डिपेंड्स ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स, कि मतलब किस मतलब उसका कलर किस तरह का है, उसका टेक्सचर किस तरह का है, उसका एरिया कैसा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेज़ली क्यूब, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। अच्छा लेज़ली जो क्यूब है वो इस तरह का आपके पास एक सरफेस है, 2D सरफेस है, आपको पता है आपकी फ्रंट वाली और ये वाली साइड आपको नजर आएगी, इसके बैक पे भी साइड होगी जो कि हम लोग पेज पे शो नहीं कर सकते, और इसके इस साइड वाली भी आपके पास साइड होगी। अब आपने लेज़ली क्यूब बनानी है। कहता है ये इज अ मेटल बॉक्स, एक मेटल का ये बॉक्स है विद फेसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। मेटल क्या, अब आपको पता है मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो यहाँ से आपके पास हीट जल्दी पास हो जाती है, लेकिन आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इस मेटल के बॉक्स का जो फेसेस है डिफरेंट डिफरेंट फेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करने हैं। सबसे पहले एक बनानी है शाइनी सिल्वर सरफेस, सबसे फ्रंट वाली देखिए उसमें बनाइए शाइनी सिल्वर की सरफेस बनाई हुई है। उसके बाद जो दूसरी आपके पास साइड है कहता है डल ब्लैक सरफेस, इसको आपने डल ब्लैक कर देना है।
अब वाइट सरफेस, समझे कि इसके पीछे वाली जो सरफेस है इस साइड पे जो पीछे होगी उसको आपने व्हाइट कलर का कर देना है। अब कलर्ड सरफेस, और लास्ट पे जो एंड वाली जो पीछे वाली साइड पे है उसको आपने कलर कर देना है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की होगी, ये शाइनिंग सिल्वर कलर की है, ये इस साइड वाली व्हाइट की हमने कर दी, और बैक वाली पे कोई भी आपने कलर कर देना है। चारों के जो है डिफरेंट नेचर को हम लोग देखने लगे हैं। यहाँ आपने रेडिएशन डिटेक्टर लगा देना है, मतलब जिसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच होगा। अब होना क्या है कि जब आपने यहाँ इसका जो है एक लिड है, ठीक है, ढक्कन है, ढक्कन को आपने खोल के इसके अंदर हॉट वाटर डाल देना है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको घुमाना है इसके पास से कि कहाँ आपको ज्यादा हीट फील होती है। तो आप नोट करेंगे कि डल ब्लैक वाला जो कलर है यहाँ आपको ज्यादा हीट या रेडिएशंस निकलती हुई महसूस होंगी। तो कहते हैं व्हेन द क्यूब इज फिल्ड विद हॉट वाटर एंड वन फेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ रेडिएशन डायरेक्टर, या जब आप इसमें गर्म पानी डालते हैं और एक उसका जो फेस है रेडिएशन डिटेक्टर की तरफ कर देंगे, इट इज फाउंड दैट डल ब्लैक सरफेस इज द मोस्ट इफेक्टिव इमिटर ऑफ हीट। तो आप नोट करेंगे कि जो डल ब्लैक वाली यहाँ से ज्यादा जो है हीट एमिट हो रही है, बाहर निकल रही है। कहते हैं द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेसिस अब्सॉर्ब हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने चारों सर्फेसिस को, एक को व्हाइट किया, एक को हमने सिल्वर कलर का किया, एक को ब्लैक का, और पीछे वाले को किसी और कलर का। तो आप ये देखोगे कि ये कलर्स पे भी और इनकी नेचर पे भी जो है डिपेंड करता है। वो किस तरह से कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंपेयरिंग अ डल ब्लैक सरफेस, जब आप डल ब्लैक ये वाली सरफेस को कंपेयर करते हो विद अ पॉलिश्ड सिल्वर वन, इस और इस सरफेस, इन दोनों का आपस में हम लोग कंपैरिजन अगर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, द डल ब्लैक सरफेस अब्सॉर्ब्स हीट मोर रैपिडली। जो डल ब्लैक वाली है वो ज्यादा जल्दी हीट को अब्सॉर्ब कर रही है, तो उतनी ही जल्दी एमिट करेगी। ठीक है, लेकिन जो शाइनिंग सिल्वर है वो इतना ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब नहीं करेगी। तो कहते हैं causing its temperature to rise quickly, जिस वजह से डल ब्लैक वाले का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। while the polished silver surface absorbs heat more slowly, लेकिन जो आपके पास ये सिल्वर कलर वाली है बड़ी स्लोली जो है हीट को ऑब्जॉर्व करेगी एंड वार्म्स अप एट अ मच स्लोअर रेट, और गर्म भी होगी तो बहुत कम आपके पास होगी। तो ये बस आपके पास एक तरीका कार है जिसमें चेक किया जा रहा था कि अगर हम लोग कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल, एक मटीरियल पे डिफरेंट कोटिंग करके देखते हैं तो फिर किस तरह से क्या इफेक्ट हमें शो होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि गर्मियों में ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक जो है वो अब्सॉर्ब भी बड़ी जल्दी करता है और एमिट भी उतनी स्पीड के साथ करता है। लेकिन व्हाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो अब्सॉर्ब नहीं करता। तो व्हाइट, ऑफ व्हाइट जो लाइट कलर्स हैं उसमें जो है गर्मी महसूस नहीं होती है। उसके बाद आपके पास है इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर ऑन इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए इंसानी बॉडी से भी तो इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है कि नहीं निकल रही। तो कहता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन का जो इफेक्ट है कलर पे, सरफेस के कलर पे और टेक्सचर के साथ, वो आपने देखना है कि क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए कलर में तो हमने थोड़ा सा ऊपर पढ़ लिया है कि कलर में आपके पास जो है डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट इफेक्ट होता है। टेक्सचर में हमने देखा कि अगर हमारी रफ है हमारी सरफेस या स्मूथ सरफेस है, तो इन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, डल एंड डार्क कलर्ड सरफेसेस आर वेरी गुड एट ऑब्जॉर्बिंग एंड इमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए डार्क और डल आपके पास जो है, हमने डल ब्लैक कलर का वो यूज किया था ना इसमें, यहाँ डल ब्लैक कलर तो हमने देखा वो ज्यादा जो है अब्जॉर्ब कर रही है, ज्यादा मीट कर रही है। तो डल या डार्क कलर की जो भी आपके पास सर्विसेज होंगी वो बहुत जल्दी जो है हीट को अब्जॉर्ब भी करेंगे और उतनी ही जल्दी जो है इमिट भी कर देंगी। दैट्स व्हाई डल ब्लैक कलर हीट्स अप क्विकली एंड कूल डाउन फास्टर बाय गिविंग ऑफ मोर हीट। कहते हैं यही वजह है कि जो डल ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, क्योंकि डल कलर बहुत फास्टली जो है हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब भी कर देता है और उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो कहते हैं ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखिए शाइनी एंड लाइट कलर्स, अगर आप लाइट कलर लेते हैं, यहाँ आपने डार्क कलर लिए थे, ठीक है, और डल थोड़े से लिए थे, लेकिन यहाँ आपने क्या करना है कि आपने लाइट लेकिन शाइनी कलर लेने हैं। सर्फेसिस आर पुअर अब्सॉर्बर्स। तो कहते हैं कि लाइट कलर की सर्फेसिस जैसे व्हाइट है ये बहुत कम ऑब्जॉर्व करता है, तो जब कम ऑब्जॉर्व करेगा इमिट भी वो कम करेगा। कहते हैं इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। देखें जो ऑब्जॉर्व करेगा उतनी जल्दी इमिट भी करेगा, लेकिन अगर जो ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा फिर रिफ्लेक्ट असर में कर देता है कि उसके साथ आके चीज टकराती है, उसने ऑब्जॉर्व नहीं करना तो उसने बैक रिफ्लेक्ट हो जाना होता है। कहते हैं दिस इज व्हाई शाइनी सर्फेसिस लाइक पॉलिश्ड मेटल्स स्टे कूलर अंडर द सन कंपेयर टू द डार्क सर्फेसिस। कहते हैं शाइनी सर्फेसिस के बारे में हमने यही पढ़ा है कि वो जो है रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो कहता है यही वजह है कि आपके पास मेटल जो है वो ज्यादा ठंडी ही रहती है, बेशक आप उसको सन के नीचे ही रख देते हो। उसके बाद कहता है द टेक्सचर, जो टेक्सचर होता है मतलब कि आपके पास स्मूथ है, ये रफ सर्फेस है, आल्सो मैटर्स, टेक्सचर भी मैटर करता है। सबसे पहले कहता है अगर रफ सर्फेसिस अब्सॉर्ब एंड एमिट रेडिएशंस बेटर, रफ सर्फेस होगी तो उसमें रेडिएशन ज्यादा जो है अब्सॉर्ब हो सकती हैं,
वाइल स्मूथ सरफेस टेंड टू रिफ्लेक्ट मोर रेडिएशन। रफ होगी तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा इमिट करेगा, लेकिन स्मूथ सरफेस होगी तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ना वो अब्जॉर्ब करेगा ना इमिट करेगा। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरियाज ऑन हीट ट्रांसफर, कि जब हीट ट्रांसफर होती है तो फिर सरफेस का टेम्परेचर और सरफेस का एरिया जो है वो क्या आपको असर दिखाता है। तो सबसे पहले कहते हैं द रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड जनरली ऑन टू फैक्टर्स। आपके पास यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले सरफेस के टेम्परेचर पे और दूसरा सरफेस के एरिया पे। तो यहाँ वो लिखा हुआ है दी सरफेस टेम्परेचर फर्स्ट में नाम लिखा है एंड सेकंड एंड दी सरफेस एरिया, और एरिया पे डिपेंड करता है। कहते हैं व्हेन दी सरफेस टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जब सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही वो जो है एनर्जी को रेडिएट करेगा, ही निकालेगा। इट रेडिएट्स मोर एनर्जी बिकॉज हॉट ऑब्जेक्ट्स emit मोर हीट कंपेयर टू द कूलर वन। तो कहते हैं कि जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब गर्म कोई चीज़ होती है, तो वो क्या करेगी, गर्म ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडे की तरफ हीट को निकाल देते हैं। तो ये सारा इसमें होगा। फॉर एग्जाम्पल हॉट आयरन रॉड ग्लोज एंड emits मोर हीट देन अ कूल्ड वन। कि अगर आपके पास आयरन है, ठीक है, आयरन जो है वो गर्म है तो वो ज़्यादा हीट को बाहर निकालेगा, किसके मुकाबले में जो कोई ठंडा, अगर आपके पास आयरन आप रख दो, दोनों को कंपेयर कर लो, एक आप छांव में रख दो, एक धूप में रख दो, ज्यादा हीट जो है गर्म वाले में से निकलेगी। उसके बाद आपके पास कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ लार्जर, यहाँ से सारा बताया सरफेस टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है। तो अगर लैदा से पूछता है तो आप इतना लिख सकते हो। अगर एरिया के लिए पूछेगा फिर आप यहाँ से लिखोगे if the object has a larger surface area it can emit or absorb more heat at a faster rate। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका सरफेस एरिया बड़ा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है और एक ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है, तो जो बड़े वाला होगा वो ज्यादा हीट को जो है वो क्या करेगा, एमिट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा। दिस इज वाई रेडिएटर्स यूज फॉर हीटिंग रूम्स। जब हम रूम्स को हीट करते हैं तो हम रेडिएटर्स यूज करते हैं, ठीक है। कहते हैं आर मेड विद लॉट्स ऑफ थिन स्लॉट्स, वो इस तरह से बनाए होते हैं। ये अगर आपके पास रेडिएटर्स हैं तो इसमें छोटे छोटे जो है स्लॉट्स लगाए होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आप बने बनाए जो प्लास्टिक के वॉशरूम्स में लगाने के लिए हम लोग दरवाजे लेके आते हैं, तो उनमें दरमियान में गैप से होते हैं, तो वो रफ सी सरफेस होती है, उनको स्लॉट्स बोलते हैं। तो कहते हैं जो आपके पास रेडिएटर्स होते हैं उनमें लॉट ऑफ स्लॉट्स होते हैं और फाइंस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब देखिए एक मैंने इस तरह की सरफेस बनाई है जिसके अंदर थोड़ी सी ना दरमियान में स्पेसिस है, मतलब आपके पास, और एक मैंने बनाई है बिल्कुल स्मूथ सरफेस। अब इसमें जो है खड्डे वगैरह भी है, मतलब इस तरह से, तो इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया कम होगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ मतलब जब आप स्लॉट्स ऐड करते हो तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है विदाउट टेकिंग अप टू मच स्पेस। कहते हैं देखिए आपने इतना ही आपने ये वाली सरफेस ली है, इतनी ही अगर आपने ये वाली सरफेस ली है, लेकिन इसके अंदर स्लॉट रख लोगे तो जो स्लॉट वाली है उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। इस तरह की स्लॉट वाली, जैसे ये थोड़ी थोड़ी लाइनिंग लाइनिंग आपको नजर आ रही है, इस तरह की आपके पास। उसके बाद कहते हैं लार्जर एरिया अगर बड़ा एरिया होगा मीन्स मोर रेडिएशन कैन हैपन एट द सेम टाइम। तो उसी मतलब अगर एरिया ज्यादा तो फिर ज्यादा रेडिएशन निकलेंगी या उसमें एंटर होंगी, मेकिंग हीट ट्रांसफर मोर एफिशिएंट, जिससे हीट का ट्रांसफर है वो ज्यादा आपके पास एफिशिएंट हो जाएगा। दस बोथ अ हायर सरफेस टेम्परेचर एंड अ लार्जर सरफेस एरिया हेल्प्स एन ऑब्जेक्ट इमिट थर्मल एनर्जी मोर क्विकली थ्रू रेडिएशन। तो कहते हैं जो आपने दोनों पॉइंट्स पढ़े, एक सरफेस टेम्परेचर और एक सरफेस एरिया, दोनों ही आपको हेल्प करते हैं कि रेडिएशन को निकालने में। उसके बाद आपके पास है मयरिंग टेम्परेचर यूजिंग एन इंफ्रारेड थर्मोमीटर। जब आपके पास कोविड आया था तो आपने अक्सर वो देखा होगा वीडियोस में कि इसे चेक किया जाता था, मतलब कि हेड के ऊपर, सर के ऊपर इसको रखा जाता था और टेम्परेचर चेक किया जाता था। ये इसलिए यूज किया जाता है कि बगैर देखे कोविड तो बहुत जल्दी फैलता था, अगर वो किसी इंसान की बॉडी के साथ कनेक्ट करके, जैसे थर्मोमीटर हम लोग बॉडी के साथ अटैच करते हैं फिर हम टेम्परेचर चेक करते हैं, तो फिर उसे जरासीम लगने का खतरा था। तो उसमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज किया जाता था। ये असल में यूज होता है बगैर किसी चीज को टच किए, बस वो इस तरह से जो है वो बटन को प्रेस करते हैं, लाइट सी एंटर होती है, ठीक है, हेड आपके सामने जो है माथे पे वो लाइट गिराते हैं और टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हो जाता है। तो कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। ये टेम्परेचर किसी भी जिस्म का मालूम करता है बगैर उसको टच किए। इट डिटेक्ट्स द हीट, ये हीट को डिटेक्ट करता है। इंसानी बॉडी से तो आपको पता है इंफ्रारेड रेडिएशन से निकलती है, तो इनको ये डिटेक्ट करता है। इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक दीज थर्मोमीटर्स वर्ल्ड वाइडली यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर सेफली। तो कहते हैं जी इनको जो है हीट जो इमिट हो रही होती है, जो निकल रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोविड-19 में जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था तब जो है बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता था ताकि सेफ तरीके से यूज हो, जरासीम वगैरह ना आए, क्योंकि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते जो बॉडी के साथ टच होता था फिर उससे नुकसान हो सकता था।
दे आर आल्सो यूजफुल फॉर चेकिंग द हीट ऑफ ओवंस। आपने ओवंस की हीट चेक करनी है, फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो। मशीन्स आर इवन डेंजरस रेडियो एक्टिव मटीरियल, जैसे आपके पास यूरेनियम है तो ये आपके पास एक डेंजरस रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो आपने जिस बॉडी का भी टेम्परेचर चेक करना है आप इससे कर सकते हैं। कहते हैं टू यूज इट, इसको यूज आपने कैसे करना है, वो पॉइंट द थर्मोमीटर एट दी ऑब्जेक्ट, प्रेस द ट्रिगर। यहाँ आपके पास ट्रिगर वाला बटन होता है, आपने इसको प्रेस करना होता है जिस ऑब्जेक्ट का आपने जो है टेम्परेचर मेजर करना है, एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे जो है जैसे यहाँ लिखा हुआ टेम्परेचर जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बच्चों है एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट जो ट्रांसफर होती है, सबसे पहले आपको दे रहा है फर्स्ट वाली एग्जाम्पल रोजमर्रा जिंदगी के हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज किचन पैन। किचन पैन में अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास बर्नर है जहाँ से आग जो है जलना स्टार्ट होनी है, ऊपर आपने पैन रख दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से जो हीट निकलेगी ये पैन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो पैन का जो नीचे वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस को आप इस तरह से समझें, ठीक है। ये इसकी नीचे वाली सरफेस जो है वो हीट अप होगी। जब ये नीचे वाली सरफेस हीट अप होगी तो आहिस्ता से हीट को ट्रांसफर ऊपर करना शुरू कर देगी। व्हाइट वाला उन्होंने शो किया हुआ हर साइड से, यहाँ व्हाइट वाला शो किया, ये देखिए छोटी व्हाइट वाला इसने एरो लगाया, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा पैन जो है गर्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब सारा पैन गर्म होगा तो उसके साथ ही आपने हैंडल जो लगाया ये भी गर्म हो सकता है। तो हैंडल में आप यहाँ तक जो एरिया है ये देखिए, ये बस उसने रेड रेड थोड़ा शो किया हुआ है ब्राउन सा, ये आपका बस गर्म होता है। पीछे आपने लकड़ी का या कोई इंसुलेटेड मटेरियल यूज किया होता है जिससे आपका हैंड जो है वो जलता नहीं है। तो इस तरह से जो है हीट ट्रांसफर होती है थ्रू कंडक्शन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। कंडक्शन में आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। अब देखिए नीचे से जब आप हीट देंगे इसको तो यहाँ से ये आपके पास सॉलिड है, तो सॉलिड में जब हीट ट्रांसफर होती है तो वो कंडक्शन का प्रोसेस होता है, वो कन्वेक्शन का नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड वाली आपके पास है यूजिंग थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। आपने क्या किया कि आपने थर्मास जो होता है ना वो यूज किया। अब थर्मास में क्या किया जाता है, इसके अंदर आप ठंडा या गर्म पानी जब रखें तो ठंडा अगर रखते हैं तो ठंडे का ठंडा ही रहता है, उतना ही टेम्परेचर रहता है। गर्म रखेंगे तो फिर भी गर्म ही रहेगा क्योंकि इसके बाहर सारा इंसुलेशन हुई होती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपके पास ये जो आपको लेयर नजर आ रही है, ये वाली लेयर, ये आपके पास इनर वाली लेयर होती है। उसके साथ ही आपके पास एक आउटर वाली लेयर भी होती है, ठीक है। ये देखें, ये और ये आपके पास इनर और आउटर वाली लेयर्स होते हैं। ऐसे दो लेयर्स होती हैं, इनके दरमियान में खाली जगह होती है, ना वहाँ पानी होता है ना हवा, कुछ भी नहीं होता है हवा, क्योंकि अगर पानी हवा कुछ भी रखोगे, पानी रखोगे वो लिक्विड में आ जाएगा, हवा रखोगे तो वो गैस में आ जाएगा। और गैस जो है ये इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो है एटम्स आजाद होते हैं, तो हल्की सी भी हीट बाहर से मिलेगी तो वो तो आराम से अंदर जो है शिफ्ट कर देंगे, तो आपकी चीज़ जो है वो गर्म हो जाएगी। तो इसके साथ आपने इसके अंदर हॉट वाटर रखा हुआ है। अब यहाँ जो है आपने इसके ऊपर ना एक आपने सिल्वर सरफेस की जो है कोटिंग भी की होती है, ये सारा मैं इसका बता रही हूँ। ये जो है ये आपके पास एक ये इनर ग्लास वाल, ये आपके पास आउटर ग्लास वाल, इसके अंदर आपने हॉट वाटर रखा हुआ है, और इस सरफेस के ऊपर जो है आपने एक ये वाली सरफेस और ये जो अंदर वाली सरफेस, इस पे आपने सिल्वर की जो कोटिंग भी की हुई है, ठीक है, क्योंकि आपने पीछे सिल्वर का देखा तो उसमें कम हीट आपके पास अब्जॉर्ब होती है। और देखिए दरमियान में आपको व्हाइट लाइन नजर आ रही है, उसका मतलब वैक्यूम खाली जगह है। और उसके बाद आउटर केसिंग जो है, आउटर केसिंग में ना आप लोग क्या करते हो, आप कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हो जो हीट को ना अंदर आने देता है ना बाहर जाने देता है। तो इस तरीके से आपका कैप भी जो ऊपर होता है वो भी इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है, वो जो है हीट को बाहर निकलने से या जो है टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं होने देता। इसको पढ़ लेते हैं, अगर कोई पॉइंट रहेगा तो वो भी देख लेंगे। कहते हैं थर्मल इंसुलेशन हेल्प्स टू कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड कूल थिंग्स कूल्ड। थर्मल आइसोलेशन जब आप कर लेते हो, गर्म चीजें अंदर गर्म रहती है, ठंडी जो है ठंडी रहती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर थर्मास फ्लास्क, आप घरों में चाय के लिए थर्मास यूज करते हो, हैज डबल वॉल्स विद अ वैक्यूम बिटवीन देम। उनकी दो दीवारें होती हैं, एक को इनर ग्लास बोलते हैं और बाहर वाली को आउटर ग्लास बोलते हैं, और दरमियान में जो है आपके पास क्या होता है, वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है। कहते हैं दी वैक्यूम स्टॉप्स हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बिकॉज देयर इज नो एयर और मटेरियल टू मूव हीट। अब यहाँ लिख रहा है, कहते हैं दी वैक्यूम खाली जगह जो स्टॉप्स रोक देती है हीट का ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस से जो आपके पास हीट का ट्रांसफर होता है उसको रोक देती है, क्योंकि दरमियान में आपके पास खाली जगह कोई चीज ही नहीं है, तो फिर कैसे होना है। कहते हैं इनसाइड वॉल ऑफ द फ्लास्क आर कोटेड विद अ रिफ्लेक्सिव लेयर सिल्वर कोटिंग। जो अंदर वाली इसकी जो लेयर होती है उस पर हमने सिल्वर की कोटिंग भी की होती है, दैट बाउंस बैक रेडिएशंस टू कीप द लिक्विड वार्म। अब यहाँ अगर आपने गर्म पानी रखा हुआ तो इसकी रेडिएशंस निकलेंगी। अब आपने अंदर सिल्वर की कोटिंग की हुई है तो वो दोबारा फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से निकल नहीं सकती, अंदर वाली हीट भी बाहर नहीं जा सकती। द आउटर कास्टिंग, जो आपके पास बाहर वाली कास्टिंग है, ये जो आपको जो है गोल्डन कलर में नजर आ रही है, एंड लिड, और जो आपका ये कैप है,
आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे आपके पास प्लास्टिक है या स्टेनलेस स्टील जो होती है, इनको यूज किया जाता है ताकि हीट इनमें से बाहर ना निकल सके। दिस स्मार्ट डिजाइन हेल्प्स लिक्विड्स लाइक टी, कॉफी, सूप टू स्टे एट द राइट टेम्परेचर फॉर मैनी आवर्स। कि जिस टेम्परेचर पे आपने इनको इसके अंदर डाला था कई घंटों तक उसी टेम्परेचर पे रखने में मदद करता है। उसके बाद है रिड्यूसिंग थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग में भी तो हम लोगों ने किया होता है ना, क्रीज क्रॉस जो है हमने इसकी वो की होती है, क्या कहते हैं, सीलिंग की होती है, ये फॉल्स इसकी सीलिंग की होती है। या फिर आपने जो है इस तरह की विंडोज लगाई होती है जिसमें डबल सीलिंग होती है, दो तरह के शीशे होते हैं, दरमियान में खाली जगह होती है, बिल्कुल इसकी तरह, ताकि ना हीट अंदर आए ना बाहर जा सके। जैसे सर्दियां तो अगर रूम आपका गर्म है तो बाहर से ठंड जो है अंदर नहीं आ सकती अगर आप इस तरह की विंडो यूज कर लेते हैं। तो कहते हैं थर्मल इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स हेल्प टू कीप देम वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। अगर आप थर्मल आइसोलेशन कर लेते हैं, मतलब कि आप छत तो लेंटर जो आपने डाला है उसके नीचे आप सीलिंग कर लेते हैं, तो उससे भी फायदा होता है कि अगर आपका रूम गर्म है तो गर्म रहेगा, अगर ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। कहते हैं बाय एडिंग थिंग्स लाइक थिक कर्टन्स। फिर आप कमरे के अंदर जो है मोटे मोटे कर्टन्स लगा लेते हो, ठीक है, पर्दे लगा लेते हो, फोम इन दी वाल्स, और वाल्स के दरमियान में फोम जो है वो अगर लगा लेते हो, ठीक है, वाल्स जब आप बनाते हो तो दरमियान में उसकी फोम की अगर फिलिंग कर लो, हाई जो क्लास लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। डबल ग्लास विंडोज या शीशे की विंडोज है, लेकिन उनके दो जो है, एक बाहर वाली साइड पे शीशा, एक अंदर वाली साइड पे शीशा और दरमियान में स्पेस हो, वो भी जो है हेल्प करते हैं। और फॉल्स सीलिंग, वी कैन रिड्यूस हीट लॉस थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट का लॉस जो हम कम कर सकते हैं कंडक्शन वाले प्रोसेस से, कन्वेक्शन या रेडिएशन वाले प्रोसेस से। इन कूल वेदर, जब ठंडा मौसम होता है, इंसुलेशन स्टॉप्स वार्म इंडोर एयर फ्रॉम escaping। कहते हैं जो कमरे के अंदर आपके पास गर्म होती है ना हवा, उसको जो है बाहर नहीं जाने देता है जब आपके पास ठंडा मौसम होता है, ठीक है। जब ठंडा मतलब मौसम सर्दियां होती हैं तो कमरे में जो गर्म हवा होती है उसको बाहर नहीं जाने देता। इसी तरीके से जब ये आपने सीलिंग वगैरह और ये डबल गाज जो है अपने विंडोज यूज की हो, तो कहते इन हॉट वेदर इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड। जब गर्मी होती है तो फिर ये आउटसाइड से जो हीट है वो अंदर नहीं एंटर होने देते। दिस रिड्यूस द नीड ऑफ हीटर्स एंड एयर कंडीशनर, सेविंग एनर्जी एंड लोअरिंग कॉस्ट। कहते हैं अगर आप घर बनाते हो ये सारी चीजें देख लेते हो तो फिर आपका जो है ना कॉस्ट भी कम आती है और एनर्जी भी सेव होती है, मतलब आपको हीटर्स और एसी वगैरह नहीं लगाने पड़ते। इवन सिंपल आइडियाज लाइक यूजिंग प्रॉपर शेडिंग, आप नहीं ज्यादा मतलब कर सकते तो आप विंडोज जहां आपने लगाई हुई है घर में उसके ऊपर शेडिंग कर दो, किसी तरह से साया कर दो, कोई वहां पास दरख्त रख दो, दरख्त लगा लो ताकि वो जो है अंदर धूप ना जा सके। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और इंश्योरिंग गुड वेंटिलेशन कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन। तो कहते हैं यहाँ फिर आप जो है अच्छी तरीके से वेंटिलेशन का इंतजाम कर लो ताकि जो आपके पास अगर गर्म हवा है तो वो बाहर निकल सके और अंदर वाला मौसम जो है बैलेंस हो सके। तो वेंटिलेशन भी आप करोगे तो उससे भी आपको हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़मीन जो है वो सन से कुछ हीट को लेके अपने अंदर जज़ब कर लेती है, या अगर आपके पास ग्रीन हाउस बना हुआ है तो फिर ग्रीन हाउस के अंदर कुछ हीट को ट्रैप कर लिया जाता है। ग्रीन हाउस आपने अक्सर आते जाते जो है सड़कों पे साइडों पे बने होते हैं, उसके अंदर पौधे होते हैं, इस तरह की कुछ उसकी शेप होती है, तो उसमें पौधे लगे होते हैं। तो इसने क्या करना होता है, ग्रीन हाउस ने उस सन के कुछ हीट को अपने अंदर जो है ट्रैप कर लेना होता है, रोके रखना होता है। अब ये जो है कौन सी जाहिर है सन से जो है शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस भी आ रही हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की भी आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी आ रही हैं। तो ये आपके पास जो ये छत टाइप बनी होती है ना, इसमें आपके पास सन से जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस आती है सिर्फ इसमें से वो गुजर सकती हैं। ये आपके पास प्लास्टिक का बना होता है और इसने क्या करना होता है, इसने जो आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं उनको भी ब्लॉक कर देना होता है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो आपके पास ट्रांसपेरेंट सा होता है या प्लास्टिक सा होता है, तो वो जो है लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को तो अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो हैं सन से जो आती हैं वो इसके अंदर से पास हो सकती हैं और फिर इसके अंदर आती हैं। अब देखिए शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन जब इसमें से पास करेंगी तो उन रेडिएशंस के पास क्या खासियत होगी। आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। जिनकी वेवलेंथ कम होगी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो असल में ये हाई एनर्जी जो है आपके पास रेडिएशंस होती हैं, ये जब इसके अंदर आती हैं, अब इसकी शेप कुछ इस तरीके से करके बनी होती है।
अब पौधे जो हैं, ये जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ये जो आपके पास रेडिएशंस आएँगी, इसको जल्दी से अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अब जब अब्ज़ॉर्ब करेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये पौधे वगैरह, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस इन्होंने अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब की हैं, उससे फिर ये प्रोड्यूस करेंगे लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस। अब ये एक घर सा बना होता है, इस घर में से ना ये रेडिएशंस बाहर नहीं निकल सकती। जब लॉन्गर वाली जो प्रोड्यूस होती है ना, तो वो क्या करेंगी, इस दीवार के साथ टकराएँगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आके टकरा जाएँगी। जो इधर को ऊपर को निकलेंगी, वो नीचे को इस तरह, मतलब कि रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है, इसी के अंदर जो है वो स्टक होके रह जाती हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकती हैं। अब ये वाली रेडिएशंस फ़ायदेमंद होती हैं ज़िंदगी के लिए, पौधों की ज़िंदगी के लिए। ये एक ऐसा टेम्परेचर बरकरार रखती हैं, जिससे इन पौधों की नशो-नुमा जो है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। तो हम लोग रीडिंग करते हैं साथ-साथ, और फिर हमें जो पॉइंट्स रह जाएँगे वो समझ आ जाएगी। तो कहते हैं द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में ऐसे प्रोसेस शामिल हैं बाय व्हिच द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जिससे अर्थ जो है या अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है ट्रैप रोके रखता है सम ऑफ द सन्स हीट, कुछ सन की हीट को अपने अंदर, मेंटेनिंग द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दैट इज सूटेबल फॉर लाइफ, जो कि पौधों की ज़िंदगी के लिए या इंसानों की ज़िंदगी के लिए हत्ता के बहुत अहम है। ग्रीन हाउस के अलावा भी जो है ज़मीन अगर देखें ना, तो ज़मीन भी सन से कुछ हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब रखती है। अगर ज़मीन ऐसा ना करे तो इतनी ठंडी ज़मीन हो जाए कि वहाँ इंसानों का रहना जो है वो मुश्किल हो जाए। टेम्परेचर जो है इतना गिर जाए, इतनी ठंड पैदा हो जाए कि इंसानों के लिए वहाँ ज़िंदगी गुजारना जो है मुश्किल हो जाए। तो इतना टेम्परेचर उसने बरकरार रखना होता है कि जो कि सूटेबल हो लाइफ के लिए, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए या पौधों की ज़िंदगी के लिए, जानवरों की ज़िंदगी के लिए बेहतर हो। कहते हैं विदाउट दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर द प्लेनेट वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। आपके पास हमारा प्लेनेट जो ज़मीन है इतना ठंडा हो जाए कि उस पे जो है ज़िंदगी को सपोर्ट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाए। टेम्परेचर रेगुलेशन इन अ ग्रीन हाउस, इसमें सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि कौन-कौन सी रेडिएशंस यहाँ से आती हैं, फिर ग्रीन हाउस किन रेडिएशंस को अपने अंदर से गुज़रने देता है, फिर रेडिएशन जब अंदर से गुज़र जाती हैं, ठीक है? वो ट्रांसपेरेंट जो आपके पास ग्रीन हाउस का ये जो बना होता है, इसमें से जो रेडिएशंस गुज़र जाती हैं, ऑब्जेक्ट उनको जज़ब कर लेता है, फिर लॉन्गर में रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, फिर उससे फ़ायदा क्या होता है? तो पढ़ते हैं साथ-साथ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। हाउ इज़ द टेम्परेचर कंट्रोल्ड इनसाइड अ ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले कहता है द सन इमिट्स बोथ शॉर्ट वेवलेंथ एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड लॉन्गर वेवलेंथ थर्मल रेडिएशंस। सबसे पहले तो कहता है सन से 3 तरह की रेडिएशंस आती है, एक शॉर्ट वेवलेंथ वाली, एक लॉन्ग वेवलेंथ वाली और एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं। उसके बाद कहता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब ग्रीन हाउस बनाया जाता है तो उसके ये वाला जो मटेरियल है इस पे जो लगाया जाता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे कि आपके पास ग्लास हो गई या प्लास्टिक हो गई, अलाउ शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस टू पास थ्रू। ते इसमें अगर आप ग्लास का मटेरियल यूज कर लेती है, प्लास्टिक का मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज करते हैं, वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को बस गुजरने देगा। और ब्लॉक किसको करेगा, बट ब्लॉक लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस और लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ब्लॉक कर देगा, उसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है। दिस क्रिएट्स अ हीट ट्रैप इनसाइड द ग्रीन हाउस। तो इस तरह से आप क्या करते हो, जब शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस यहाँ आपके पास अंदर आ जाती है तो वो ट्रैप हो जाती है, उसके अंदर ही रुक जाती है, बाहर नहीं जा सकती हैं। द रे फ्रॉम द सन वार्म द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस। अब जो रेडिएशंस इसके पास से गुजर के अंदर आ गई हुई हैं, तो अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, बेसिकली अंदर पौधे पड़े होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को जो है ये क्या कर देता है, वार्म कर देता है, ये गर्म कर देता है। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स इमिट रेडिएशंस विद लॉन्गर वेवलेंथ। और जब ये ऑब्जेक्ट्स या पौधे जो है रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को इमिट करना होता है। जैसे हमारी बॉडी है हर टाइम रेडिएशंस को जो है इमिट कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इमिट कर रही है, ऐसे ही पौधे और बाकी हमारी चीज़ें जो हैं, वॉल्स वगैरह, हर टाइम हर चीज़ रेडिएशंस को इमिट कर रही होती है। तो पौधों ने शटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके लॉन्गर रेडिएशंस वाली रेडिएशंस को इमिट करना होता है। हाउएवर कहता है ताहम द ग्लास और प्लास्टिक शीट्स प्रिवेंट दिस लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस फ्रॉम एस्केपिंग। कहता है कि अब ये जो आपने ग्लास या आपने प्लास्टिक की ये लगाई हुई है ना पॉलीथीन, जब इसके अंदर से पौधों ने लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को प्रोड्यूस करना है, जैसे इस शीट ने लॉन्गर वाली को अंदर नहीं था आने दिया, ऐसे ही जब पौधों ने लॉन्गर वाली प्रोड्यूस करनी है रेडिएशन, तो उनको बाहर नहीं जाने देना इन शीट्स ने, इस प्लास्टिक ने।
कहते हैं रिफ्लेक्टिंग इट बैक इनटू द ग्रीन हाउस एंड मेंटेनिंग अ वार्म इन्वायरमेंट दैट बेनिफिट्स प्लांट ग्रोथ। कहता है कि जो इससे बाहर तो जाने नहीं देना, जिसके अंदर लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, तो इसके अंदर ही वो ट्रैप होकर रह जाएगी। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक ऐसा टेम्परेचर जो पौधों के लिए सूटेबल वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद आपके पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ है। ज़मीन पे जो है, अगर ग्रीन हाउस की बात ना करें, ग्रीन हाउस तो आपने कहीं कहीं देखा होगा, अगर हम लोग ज़मीन की बात करें तो उस पे ग्रीन हाउस का क्या इफेक्ट होता है। कहते हैं द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फंक्शंस इन अ सिमिलर वे टू ग्रीन हाउस, ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन विद गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। कहता है जैसे आपके ग्रीन हाउस का सारा फिनोमिना होता है कि ग्रीन हाउस क्या करता है, कुछ हीट को ट्रैप करता है ताकि एक टेम्परेचर जो है बरकरार रख सके, ऐसे ही अर्थ का एटमॉस्फेयर करता है। अब ग्रीन हाउस से जो रेडिएशंस आती हैं उस पे दो बेसिकली चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एक वाटर के वेपर्स होते हैं। कहते हैं दिस हेल्प्स टू मेंटेन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से जब अर्थ कुछ रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब करती है तो अर्थ का जो है टेम्परेचर वो बरकरार रहता है। कहते हैं इन रिसेंट ईयर्स, हालिया ही सालों में, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। कुछ सालों में इस तरह हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है इतनी बढ़ गई है कि स्ट्रेंथनिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे ग्रीन हाउस जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो गया, ये ज़्यादा इफेक्ट वाला हो गया है। एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में मोर हीट इज ट्रैप्ड, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, लीडिंग टू अ राइज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर, जिससे जो है ज़मीन ज़्यादा गर्म होगी। अगर आप लोग नोट करें, एक दो दिन पहले अगर आप लोग देखते तो इतना गर्म मौसम था, इतनी गर्मी शदीद थी कि बहुत बुरा हाल था। क्यों? क्योंकि ज़मीन में आहिस्ता-आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इज़ाफ़ा हो रहा है और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? मतलब कि ग्लोबल जो हमारे पास आलूदगी इस तरह पैदा हो रही है, एक बैलेंस नहीं रह रहा है। दिस इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर में इंक्रीज़ है, हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स। तो इससे जो है ग्लोबल के जो है पैटर्न्स जो जनरेट हो रहे हैं उसमें बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ जो है एमसीक्यूज़ और जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है उसकी अलग से वीडियो बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।